हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है न्यूज़ नोट्स में। और आज हम 3 दिन के न्यूज़पेपर्स कवर करेंगे, 19, 20 और 21। ठीक है। मैंने आपको हमेशा से ये चीज़ बोली है कि कुछ भी मिस नहीं होने दूंगी, कुछ भी जो इंपॉर्टेंट है वो आपका कवर कर दिया जाएगा। अगर न्यूज़पेपर एनालिसिस में नहीं हो रहा है तो वो जो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं हम इंटरव्यू सीरीज़ के लिए, वहाँ पे कवर कर दिया जाएगा, बट कवर ज़रूर होगा। और ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा अपने को याद रखना है। अब अपन चलेंगे आज के पहले आर्टिकल पे। जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट टाइम अपना एक आर्टिकल रह गया था, वो ये था कि आर्मी डे जो होता है, जो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, उसके सेलिब्रेशंस हुए थे। और आपको पता है कि जयपुर में महल रोड पे ये कार्यक्रम था जो ओपन किया गया था सभी, मतलब पब्लिक के लिए भी ओपन था। ये SSO ID से यहाँ पे टिकट्स बुक कर सकते थे आप। और बहुत ही अमेजिंग शो था। फिर उसके बाद एक शौर्य संध्या भी सेलिब्रेट हुई थी SMS स्टेडियम के पास में, SMS स्टेडियम में बेसिकली। और यहाँ पे आप देखोगे ऑपरेशन सिंदूर के से रिलेटेड हो जाएगा, ड्रोन शो भी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आप देखोगे ब्रह्मोस मिसाइल भी दिखाई गई थी आपके। कुछ इंडिया के T-90 टैंक्स है, पिनाका मिसाइल्स हैं, है ना। पिनाका गाइडेड मिसाइल सिस्टम हो जाएगा, वो भी तो बहुत सारे आप देखोगे यहाँ। प्लस हम देख रहे हैं कि मार्च वगैरह भी हुई थी। और प्लस जो ऑपरेशन सिंदूर के ये नहीं हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें आपको पता है कि 2 विमेन ऑफिसर्स थी। एक तो वायोमिका सिंह थी जो विंग कमांडर थी एयरफोर्स की, है मतलब। और एक आपको पता है कॉलोनल थी ये सोफिया कुरैशी जी। तो सोफिया कुरैशी जी तो जयपुर भी आई थी। तो बहुत सारे डिग्नेटरीज आए थे जयपुर में, है ना। और काफ़ी अमेजिंग सा ये पूरा शो था। और यहाँ पे आप देखोगे जो स्पीचेस हुई थी उसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया था। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों, मैं बता देती हूँ। ये अभी इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जा रहा है। देखो, इसके पहले है ना, मैं थोड़ा सा डिफेंस के बारे में बताती हूँ इंडिया का। तो इंडिया का अगर आप डिफेंस सिस्टम देखोगे ना, तो पहले क्या था, इंडिया पूरा का पूरा डिफेंस हमारा, अगर आप बजट देखोगे तो सबसे ज़्यादा डिफेंस का बजट किसका है वर्ल्ड में? ऑब्वियसली US का होगा। फिर आप देखोगे कहीं ना कहीं आई थिंक चाइना है, फिर रशिया है, और फिर ऐसे एक दो छोड़ के फिर इंडिया आता है। इंडिया का लगभग बजट जो है वो $80 बिलियन के आसपास का है डिफेंस का, कि हम इतना खर्चा करते हैं। वहीं US का अगर आप देखोगे तो करीबन $700 बिलियन है, काफ़ी ज़्यादा है। चाइना का आई थिंक 350 है। रशिया का भी 100 के आसपास होगा। तो ऐसे करके पूरी कहानी चलती है। और ये मैं आपको कहाँ से बता रही हूँ, एक सिपरी करके इंस्टीट्यूट है, उसकी बेसिकली रिपोर्ट आती है। ये 2 तरीके की रिपोर्ट निकालता है, एक कि कौन सी कंट्री कितना डिफेंस बजट पे स्पेंड कर रही है, और दूसरा कौन सी कंट्री कितना डिफेंस का इंपोर्ट करती है। तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इंपोर्ट कौन करता है डिफेंस के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, चाहे वो अम्यूनेशन हो, रॉकेट्स हो, कुछ भी, तो वो है सऊदी अरेबिया। अब आप सोचो कि सऊदी किससे लड़ाई कर रहा है कि इसको इतना इंपोर्ट करना पड़ता है। एक्चुअली होता क्या है, अभी जैसे एक कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ रही थी कि येमेन के प्रोटेस्ट को समझाने के लिए बोला था। तो वो अगर इस वीडियो में कोई न्यूज़ आर्टिकल आया होगा तो अपन कवर कर देंगे, नहीं तो मैं इसको सेपरेटली भी पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो येमेन में भी आपने देखा होगा एक्चुअली में जो लड़ाई अब चल रही है, पहले तो चल रही थी कि सऊदी गवर्नमेंट द्वारा जो एक्चुअली में येमेन गवर्नमेंट है उसको बैकिंग मिली थी, वर्सेस वहाँ पे कौन से रेबल्स हैं आपके, हाउदी रिबेल्स, ठीक है। तो आपके हाउदी रिबेल्स हैं येमेन में, जिन्होंने एक्चुअली में येमेन की जो पहले कैपिटल थी उसको कब्जा रखा है, ठीक है। और फिर सऊदी गवर्नमेंट आई, उसने येमेन गवर्नमेंट की जो येमेन की जो गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट किया, और फिर इन हाउदी रेबल्स को निकालने की कोशिश करी। तो हाउदी रेबल्स के पास तो नॉर्थ वाला एरिया है, ठीक है, जिसकी कैपिटल है सना, है ना। और जो येमेन का सदर्न पोर्शन है वहां पे आप देखोगे सऊदी बैक्ड जो गवर्नमेंट है या सऊदी बैक्ड जो आपके ग्रुप्स है वो कंट्रोल करते हैं। अब रिसेंटली आपने सुना होगा कि सऊदी बैक्ड जो ग्रुप्स हैं उनमें और एक UAE बैक्ड ग्रुप है, ठीक है, सदर्न टेरिटोरियल काउंसिल, उसके बीच में थोड़ा सा झड़प हो गई थी। UAE ने ये हिस्से कब्जा लिए थे, फिर वापस आप देखोगे सऊदी ने अटैक पटैक किया, एयर स्ट्राइक्स करी और ये एरिया वापस ले लिया। तो सऊदी आप देखोगे बहुत सारे झगड़ों में इन्वॉल्व है। इसराइल पैलेस्टीन का जो युद्ध चल रहा है, अफगानिस्तान में जो हो रहा था, ठीक है, पाकिस्तान में कुछ कुछ हो रहा है। प्लस आप देखोगे ईरान के अगेंस्ट उसको एक्शन लेने हैं, हेजबोला ग्रुप जो है लेबनान में ऑपरेट कर रहा है। तो बहुत जगह सऊदी इन्वॉल्व है, इसलिए सऊदी जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आप देखोगे डिफेंस जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट करता है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट हम आप देखोगे, थर्ड या सेकेंड लार्जेस्ट हम वर्ल्ड में इंपोर्ट करते हैं एम्यूनेशन, टॉप 3 के अंदर आते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको रैंक भी बताओ, ओके। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जहाँ इंडिया अपने इंपोर्ट्स को, तो ठीक है हम लोग क्योंकि अपना डिफेंस बजट बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, हम सेल्फ रिलायंट बने, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे साथ पहले भी हो चुका है कि 1971 का जब युद्ध हुआ था तो US ने हमें कोई भी सिस्टम देने से मना कर दिया, और पाकिस्तान के पास एडवांस जो F-35 आई थिंक उनके फाइटर जेट्स थे वो अवेलेबल थे, ठीक है। वो तो रशिया हमारा फ्रेंड बन के उतर गया, नहीं तो
यूएस ने तो हमें लाती मार दी थी, ठीक है। तो पॉइंट यही है कि अगर आप बाहर के डिफेंस सिस्टम्स पे, जीपीएस सिस्टम्स पे, है ना, एम्यूनेशंस पे, ये सारे इस पे डिपेंड करोगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर आप इन बाहर के सिस्टम्स पे डिपेंड करोगे ना, तो ये अगर देखो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के नाते हो सकता है कि कभी भी आपको मना कर दें। तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भरता इसमें लाने की ज़रूरत है। तो इंडिया आप देखोगे दो चीज़ें कर रहा है। एक तो हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद का इंडिजीनियस प्रोडक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहे हैं। तो आपने एक आईडेक्स स्कीम सुनी होगी, ठीक है, जो कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन कुछ करके स्कीम आई थी, जिसमें हम स्टार्टअप्स वगैरह जो होते हैं डिफेंस में, उसको प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। दूसरा, हमने मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए एक डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर भी लाया था, जिसके अंदर हम लोग जो ये आईडीडीएम होता है, आईडीडीएम मतलब क्या होता है, इंडिजीनियसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। तो ये जो वाली कैटेगरीज होती हैं, इनका सरकार सबसे पहले प्रोक्योरमेंट करती है, जिसमें 40% आईडीडीएम कंपोनेंट होता है। और उसके बाद आप देखोगे हम लोग बेसिकली अगर हम कोई डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले प्रायोरिटी इसको मिले जिसका डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग तीनों चीज़ इंडिया में हो। फिर हम दूसरा, अगर हम डिफेंस कोई प्रोडक्ट अगर हम लोग प्रोक्योर कर रही है, सरकार को प्रोक्योर कर रही है, तो पहली कैटेगरी ये वाली प्रेफर्ड होगी, आईडीडीएम 40% ज़्यादा वाली। फिर दूसरी वाली वो होगी जो बेसिकली हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग बाहर हो रही हो, ठीक, डिज़ाइन डेवलपमेंट बाहर हो रहा हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ इंडिया में, असेंबलिंग इंडिया में हो रही हो। फिर तीसरा मतलब हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही हो, असेंबलिंग इंडिया में हो रही हो, ऐसे करके। और लास्ट हम प्रेफरेंस हम उसको देंगे कि हम पूरा का पूरा ऐसा ही कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं जो सब कुछ कंप्लीटली ही बाहर बनाओ, हम सिर्फ उसको खरीद करके ला रहे हैं, परचेज करके ला रहे हैं। जैसे आपने पहले बुफॉर स्कैम के बारे में सुना होगा, जो बुफॉर गन्स थी, जो स्वीडिश एक कंपनी है ना, उन्होंने बेसिकली ये इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, और इसी की वजह से कांग्रेस पे बहुत सारे इल्जाम भी लगे थे, है ना, पूरा बफौर स्कैम का केस हुआ था। तो ये बफौर गन क्या थी, इसमें कुछ भी इंडिया का कंपोनेंट नहीं था, सब हम बाहर से खरीद रहे थे। अब सरकार ये कोशिश करती है, जो पहली वाली कैटेगरी है, एटलीस्ट दूसरी, कि उसमें कुछ तो कंपोनेंट हो इंडिया का, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, असेंबली हो रही हो, कुछ तो आप देखोगे इंडिया में हो, ठीक है। तो इंडिया की जो सरकार है वो क्या कोशिश कर रही है कि हम लोग जो प्रोक्योरमेंट है ना, तो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर हो गया, वो वाली चीज़। दूसरा, आप देखोगे प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे जो डिफेंस का प्रोडक्शन है वो 1.5 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा है डिफेंस का एक्सपोर्ट। जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया रशिया ने साथ में मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी, तो वो हमने फिलीपींस को भेजी। अब दूसरी जो डील थी, हम शायद इंडोनेशिया, मलेशिया के साथ भी करने वाले थे, है ना। फिर हमने एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है उसके साथ भी कोशिश करी थी। पॉइंट ये है कि हम लोग अपने सिस्टम्स को बाहर बेचे ताकि हमारे पास आमदनी आए। तो अब ये जो एक्सपोर्ट्स है ना, लगभग आई थिंक 25,000 या 26,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है, और हमारा टारगेट है कि हम इसको 50,000 करोड़ तक ले जाएं 2030 तक। तो ये काफ़ी अच्छा टारगेट है, हम अचीव भी कर सकते हैं, कंसिडरिंग ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है। और चौथा है, जैसे आपने रशिया के साथ देखा होगा, तो रशिया के प्रेसिडेंट भी इंडिया आए थे, या फिर अभी यूएई के प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया आए हुए हैं। सबके साथ हम बात कर रहे हैं कि अब से हम डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं वो पूरी तरह से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम को ज्वाइंट डेवलपमेंट या को मैन्युफैक्चरिंग में बिलीव करेंगे, जहाँ पे हम साथ में मिलकर डेवलप करेंगे, साथ में मिलकर मैन्युफैक्चर करेंगे, ताकि इसमें क्या होता है कि इंडिया के पास भी उसका कुछ पेटेंट, आईपीआर, ये सारे राइट्स रहे, ठीक है। तो ये मेजर मेजर कहानी थी डिफेंस की। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि इंडिया ने डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री एक तो अलाउ कर दी है, और दूसरा है एफडीआई। तो हमारे यहाँ पे अगर जो ऑटोमेटिक रूट्स है, ऑटोमेटिक रूट मतलब क्या होता है, आपको सरकार की परमिशन नहीं है, कोई भी फॉरेन कंपनी आके इन्वेस्ट कर सकती है 74% तक, है ना। और अगर गवर्नमेंट रूट से जा रहे हो तो 100% तक आपने एफडीआई इसमें अलाउ कर रखा है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी कंपनी अगर आ रही है इंडिया और वो गवर्नमेंट से परमिशन ले लेती है, गवर्नमेंट को बता देती है वो क्या करेंगे, तो 100% तक आप देखोगे पूरी की पूरी एक फॉरेन ओन्ड कंपनी जो है वो इंडिया में ऑपरेट कर सकती है, ओके। तो ये पूरा डिफेंस एक्सपोर्ट का था, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आज के ज़माने में, राजनाथ सिंह जी वही कह रहे थे कि आज के ज़माने का जो युद्ध है ना, वो पुराने वाले ट्रेडिशनल वॉर्स नहीं रहे हैं। आजकल क्या है, दाम दंड भेद, ठीक है। मतलब आपकी सप्लाई चेन्स पे वॉर हो रहा है, ट्रेड पे वॉर हो रहा है, एआई टेक्नोलॉजी का, मिस इन्फॉर्मेशन का, डीप फेक का, स्पेस का, साइबर स्पेस का। तो ये जो वॉर्स हैं, हमें हर तरीके से रेडी पड़ना पड़ेगा। हम सिर्फ एम्यूनेशन लेके कुछ नहीं हो सकते, हमें टेक्नोलॉजी वाइज भी सुपीरियर बनना पड़ेगा। हमें बेसिकली जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है, बटालियंस है, उनको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। कि जैसे अपन जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स ला रहे थे, कि उसमें 5,000 तक के आप देखोगे फॉर्मेशन हो सकते हैं, बटालियंस हो सकते हैं, ताकि उनको जल्दी से जल्दी मूव किया जा सके। उसमें ड्रोन्स और ये सारे मतलब जो टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ें हैं वो भी उसमें इंटीग्रेट करी जाएंगी। तो जो जैसे जैसे आपका वॉर का नेचर इतनी जल्दी चेंज हो रहा है, वैसे वैसे ही आप देखोगे वॉर से। एक तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो आज के ज़माने में जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, कहने को तो लग रहा था कि एक छोटी सी कंट्री है, 2 महीने में वॉर खत्म हो जाएगा, पर आज 4 साल हो गए वॉर खत्म नहीं हुआ है। इसराइल गाजा का वॉर भी वही था कि छोटा सा देश है, इसराइल पूरी बॉम्बिंग कर देगा, गाजा तो नष्ट हो जाएगा, और आज 3 साल हो गए वॉर खत्म नहीं हुआ। मतलब अब पीस प्लान तो लागू है, पर फिर भी आप देखोगे सीज फायर के बार बार वायलेशन हो रहे हैं।
पॉइंट यही है कि आज कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि वॉर कितना छोटा है, कितना लंबा चलेगा। वॉर की इंटेंसिटी बढ़ गई है, वॉर की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, और वॉर कंटिन्यूसली लंबे समय तक चल रहे हैं। तो इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि खुद से ज़्यादा हम लोग आत्मनिर्भर बन सकें। हम लोग अपना प्रोडक्शन खुद के बेसिस पे करें, अपना खुद का R&D बढ़ाएं, रिसर्च बेस बढ़ाएं, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, ठीक है। और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आपको पता है इनोवेशन को ज़्यादा प्रेफर देता है। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हाँ, तो यहाँ पे बस वही था कि भीष्मा टैंक्स हो गए, ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, नाग हो गई, हेलिना हो गया, है ना, जो नाग का ही बेसिकली हेलीकॉप्टर वर्जन होता है, भैरव बटालियंस हो गए। तो ये सब ने आप देखोगे पहली बार मार्चिंग भी करी थी भैरव बटालियंस ने। आप ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भैरव बटालियंस क्या है, ठीक है। और वही है कि इंडियन आर्मी के बारे में भी बताया गया था कि कैसे उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इतने सारे आप देखोगे रेजिमेंट्स होते हैं इसमें, मतलब आपके डोगरा का भी है, सिक्स का भी है, ठीक है, जाट्स का भी है। तो बहुत सारे सोशल डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स को ये साथ में लेके आता है। सोशल यूनिटी का एक मेजर पिलर है, नेशन बिल्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है। प्लस आप देखोगे सिविलियंस की हेल्प करता है। हम लोग बाहर देशों में भी जाते हैं, वहाँ भी पीस मेकिंग करते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी है इसी के अंदर। वो हम लोग रोड्स वगैरह भी बनाते हैं, कनेक्टिविटी भी करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ में भी हेल्प करते हैं। प्लस आप देखोगे गवर्नमेंट वेटरन्स के लिए भी बहुत कुछ कर रही है, जो आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड आपके ऑफिसर्स होते हैं। प्लस आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के 2020 के डिसीजन के बाद से परमानेंट कमीशन जो है सारी महिलाओं को कॉम्बैट फोर्सेज में भी लिया जा रहा है। अवनी चतुर्वेदी का आपने नाम सुना होगा, कॉम्बैट पायलट हो जाएंगी, है ना। वैसे ही आप देखोगे बहुत सारे रोल्स में जहाँ पे पहले महिला अलाउड नहीं थी, सबमरीन्स वगैरह में भी, अब वहाँ पे भी आप देखोगे महिलाओं को अलाउ किया जा रहा है। एनडीए में भी एंट्री दे दी है। तो मतलब एक बराबर से अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। अब इंडिया में क्या, जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स हो जाएगा, तो आर्मी के जो चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने वही कहा था कि हमें एक फ्यूचर रेडी फोर्स बनानी है, इंडिजिनियस डेवलपमेंट्स करने हैं, हमारे टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होनी चाहिए, इक्विपमेंट भी मॉडर्न होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी कैपेबिलिटी मल्टी ऑपरेशनल होनी चाहिए, कि हमारा कोई इक्विपमेंट जो है वो कोई भी सर्विस वाला जो है आर्मी नेवी एयरफोर्स कोई भी उसको एम्प्लॉय कर सके, ठीक है। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको मुझे बताना था। देखो ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, वो इंडिया का ऐसा बोला जाता है एक बहुत ही वेल मेजर्ड रिटेलिएटरी, लेकिन हाँ रिटेलिएटरी है, वेल मेजर्ड है, और वेल डिजर्व्ड एक रिस्पॉन्स था, ठीक है, जो हमने पाकिस्तान को दिया था पहलगाम अटैक पे। और हमने क्या हुआ था, कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई थी। हमने फोटोज वगैरह भी रिलीज करे थे, उसमें हमने जो उनके ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, टेरर कैंप्स होते हैं, उनको बेसिकली प्रिसाइसली वहाँ पे जाके मारा, और हमने उनको खत्म किया, नष्ट किया, ताकि हम टेररिज्म के अगेंस्ट एक मतलब होता है ना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे सके, जो पहलगाम में हुआ था। प्लस हमने इसके अंदर मिलिट्री और नॉन मिलिट्री दोनों तरीके के एफर्ट्स लिए थे। नॉन मिलिट्री एफर्ट्स में क्या हो जाएगा कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर दिया था कि वाटर एंड ब्लड विल नॉट फ्लो टुगेदर, टेरर एंड बेसिकली वाटर विल नॉट फ्लो टुगेदर, है ना। प्लस आप देखोगे एयर स्पेस बंद कर दी थी हमने, वहाँ से आने वाले जो भी अपने ये थी क्रॉसिंग्स वगैरह थी, है ना, अपने बॉर्डर क्रॉसिंग्स थी, वो भी बंद कर दी थी। प्लस आप देखोगे उनके जो हाई कमीशन में उनके जो लोग पोस्टेड थे उनकी स्ट्रेंथ कम कर दी थी, उनको तुरंत प्रभाव से वापस जाने को कहा था। प्लस आप देखोगे हमने जो भी ट्रेड वगैरह थी वो बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर दी थी। अपने एक्सपोर्ट्स भी जो हम राइस और टी वगैरह के भेज रहे थे पाकिस्तान को, वो भी हमने बंद कर दिए थे। तो हमने बेसिकली नॉन मिलिट्री और मिलिट्री हर तरीके से आप देखोगे एफर्ट्स लेने की कोशिश करी थी। प्लस हमने तो उनकी फंडिंग आ रही है IMF से, वो भी ब्लॉक करवाने की कोशिश करी थी, करके ये कह के कि ये सारी फंडिंग टेररिज्म में जा रही है। तो एक मिलिट्री और नॉन मिलिट्री का दोनों का आप देखोगे एक अच्छा रिस्पॉन्स था, जिसमें हमने दिखाया कि हम कितने एजाइल हैं, हम कितने फ्लेक्सिबल हैं, हम कितनी स्पीड रखते हैं और कितनी प्रिसाइसली हम काम कर सकते हैं कोऑर्डिनेटेड तरीके से तीनों फोर्सेज ने मिलकर, ठीक है। इसने हमारी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस किया, हमने मेच्योर तरीके से रिस्पॉन्स किया, एक कॉन्फिडेंट तरीके से जवाब दिया, और अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेव गार्ड किया, ठीक है। और हमने सिर्फ करंट चैलेंजेस को नहीं, इसमें ये भी बताया कि हमारी आर्मी जो है वो फ्यूचर के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये पूरा मैटर था ऑपरेशन सिंदूर, डिफेंस से रिलेटेड इंडिया में जो भी चल रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पे बात करते हैं कुर्द्स की। देखो इसमें क्या है, पहली बात तो कुर्द्स कौन है। कुर्द्स एक सुन्नी मुस्लिम्स का ही ग्रुप है, ठीक है, एक एथनिसिटी है, जो बहुत एक मान के चलो एक ऐसा एथनिक ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, जिनके कुछ प्रैक्टिसेस वगैरह अलग है। मुस्लिम्स के अंदर ही आता है ये, राजर इस्लाम के अंदर ही आता है, बट इनके प्रैक्टिसेस वगैरह अलग है, इसलिए ये अपना एक सेपरेट नेशन चाहते थे, ठीक है। जैसे अपने यहाँ बोलते हैं ना नागालैंड वाले जो लोग हैं नागाज हैं, ठीक है, तो वो उनका एक अपना सेपरेट कल्चर है, उस कल्चर के बेसिस पे, उस एथनिसिटी के बेसिस पे वो एक सेपरेट स्टेट या सेपरेट देश जो भी है उसकी डिमांड करते हैं। वैसे ही आप देखोगे कुर्द जो है वो कुर्दिस्तान की डिमांड कर रहे हैं उसी के बेसिस पे। अब ये डिमांड कोई नई डिमांड नहीं है, ये बेसिकली बहुत पहले से चल रही है, जब से ओटोमन एम्पायर था तब भी आप देखोगे उन्होंने कोशिश करी थी। फिर आपको पता है World War I हुआ था तो उन्होंने ब्रिटेन से भी वादा किया था, ब्रिटेन ने बोला था हम कर देंगे। फिर ट्रीटी ऑफ सर्वर्स होती है,
है ना, ट्रीटी ऑफ सर्व्स होती है, उसके अंदर आपको पता है कि टर्की की कोई बात नहीं मानी गई, टर्की को तो बहुत ह्यूमिलेट किया गया और टर्की ने इनकी बात भी नहीं सुनी कि कुर्दिस्तान बनाया। फिर से आप देखोगे जो डिमांड है वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में उठी, फिर भी नहीं माना गया। और इनफैक्ट आपको पता है जब वर्ल्ड वॉर टू में डीकॉलोनाइजेशन वगैरह भी हुआ तो ये कंट्रीज अलग अलग बन गई, लेकिन कुर्दिस्तान करके कोई देश नहीं बना, क्योंकि किसी भी कंट्री ने अपना छोटा सा भी हिस्सा होता क्या है कि सीरिया हो गया, टर्की हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ऐसे बिखरे हुए से, ये ऐसे चारों कोने में ऐसे बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो ये चाहते हैं सारा मिला के एक कुर्दिस्तान बना दो, तो कोई भी कंट्री अपना हिस्सा क्यों देगी, इस चक्कर में इनको कभी मिला ही नहीं कुछ, ठीक है। फिर कट शॉर्ट करो, ये मतलब डिमांड तो काफ़ी टाइम से चल रही है, इनके ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, ये खुद से खुद का न्यू ईयर वगैरह भी सेलिब्रेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नवरूज फेस्टिवल होता है इनका खुद का, वो सब सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन 2011 में जब अरब स्प्रिंग आया उसके बाद आपको पता है इन देशों में बहुत सारी इंस्टेबिलिटी फैली, ठीक है। और जब इन देशों में इंस्टेबिलिटी फैली तो ये कुर्ड्स ने क्या करा, अपनी खुद की गवर्नमेंट तो थी प्लस मिलिट्री फोर्सेस वगैरह बना के कुछ एरियाज को कब्जाने की कोशिश करी और अब अपने तरीके से इसको ऑटोनॉमस तरीके से गवर्न करने लग गए। तो उन्होंने कुछ हिस्सा इराक का, कुछ हिस्सा सीरिया का पूरी तरीके से अपने अंदर ले लिया था, जिसमें यहाँ के ऑयल गैस फील्ड्स वगैरह होगा, कोई इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ये कंट्रोल करके थे, ठीक है, उसको गवर्न कर रहे थे। जैसे सीरिया में आप देखोगे रोजावा नाम का एक एरिया है जिसके आसपास का इलाका पूरा आप देखोगे कुछ डोमिनेटेड है, यहाँ पे उनकी मिलिट्री और भी सारा काम भी है, ऑयल गैस फील्ड्स भी उनके पास ही है। तो इस तरीके से वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है। अब हुआ क्या है कि ये जो कुर्ड्स हैं इनका एक सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स अब हाँ सॉरी, पहले यहाँ पे आओ कि सीरिया में आपको पता है बशर अल असद की गवर्नमेंट थी और है ना, रशिया और ईरान दोनों भी उस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। बट यूएस, यूएई, सऊदी, बाकी सारी कंट्रीज जो हैं वो बेसिकली उसके खिलाफ थी और उन्होंने सॉर्ट ऑफ आप देखोगे बशर अल असद की गवर्नमेंट को हटाने के लिए जो दूसरे फोर्सेस होते हैं उनको सपोर्ट करना शुरू किया। उसी में एक फोर्स थी SDF विच इज़ कॉल्ड एज सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जो बेसिकली कुर्ड्स की ही एक डोमिनेटेड फोर्स है, उसको भी यूएस ने फंडिंग देनी शुरू करी। अब फाइनली क्या हुआ, बशर अल असद की गवर्नमेंट गिर गई और ये जो पूरा हिस्सा था ये बेसिकली आप देखोगे सीरिया का, वो आइसिस है ना, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसी का एक फैक्शन था, उसी के कोई लीडर थे, उन्होंने अब वो इस पूरे एरिया को संभालते हैं, ठीक है। अब वो जो है ये चाहते ही नहीं है कि उनके रहते हुए सीरिया का कुछ पोर्शन जो है रोजावा वाला वो या फिर कुछ और भी डोमिनेटेड रीजन, जो एक कुछ और भी रीजन है वो बेसिकली डोमिनेटेड बाय कुर्ड्स हो, तो उन्होंने फुल फ्लेजेड हमला कर दिया SDF पे। SDF को कौन बैक करता है, यूएस, और उन्होंने वो पूरा एरिया ले लिया। और इनफैक्ट उसके बाद आप देखोगे एक सीज फायर हुआ इन दोनों के बीच में जिसमें डिसाइड किया गया, SDF ने खुद ही बोला ठीक है हम ये वाला हिस्सा छोड़ देंगे, और इनफैक्ट ये प्रॉमिस किया कि हम जैसे ईस्ट ऑफ यूफ्रेट्स, आपको पता है इराक में आसपास दो रिवर बहती हैं, एक टिग्रिस और एक यूफ्रेट्स, ठीक है। ये दोनों रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आसपास दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बना था। तो अब ये जो कुर्ड्स फोर्सेस है वो बोल रहे हैं हम यूफ्रेट्स रिवर के जो ईस्ट है वहाँ पे चले जाएंगे और ये वाला पूरा हिस्सा, चाहे इसमें कोई ऑयल एंड गैस फील्ड्स आती हो या फिर इसमें कोई कैपिटल आती है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, हम ये पूरा खाली कर देंगे, यहाँ पे कोई मिलिट्री प्रेजेंस भी नहीं होगा, ये पूरा हिस्सा जो होगा वो सीरियन गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा और वही इसको संभालेगी, ठीक है। यही हो रहा है। तो यूएस बैक्ड जो कुर्दिश फोर्सेज हैं उन्होंने ट्रूस के लिए अग्री कर लिया है, ठीक है। एक इमीडिएट सीज फायर उन्होंने एस्टैब्लिश करी, इन दोनों के बीच में कोई फाइटिंग नहीं होगी और ये यूफ्रेट्स रिवर के ईस्ट में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मिनिस्ट्रीज वगैरह जो होंगी वो कुछ भी रन नहीं करेंगे और सारा कुछ जो है वो सीरियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे, ओके। तो ये पूरा कुड्स का मामला चल रहा है। फिर एक आता है वाइल्ड फायर वाला, तो ये आपका है साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका में ये जैसे ये पेरो वाला हिस्सा है, ये आपको पता है चिले है जो लंबा, चिली जिसको अपन बोलते हैं, है ना, और ये बेसिकली आपको एक मिर्ची जैसा दिखता है। तो चिले के अंदर क्या हुआ है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ एरियाज में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर विंटर है तो नीचे समर है और नीचे अगर समर है तो ऊपर विंटर है, ठीक है। तो क्योंकि सन या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, तो अगर हमारे ऊपर विंटर चल रही है तो नीचे क्या चल रही होगी, समर। और समर मतलब भीष्म वो ड्राई वाली समर होगी अभी समय, क्योंकि वहाँ पे कोई रेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इंडिया में समर के टाइम पे फॉरेस्ट फायर्स होने की टेंशन रहती है, वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे भी फॉरेस्ट फायर्स होने की टेंशन रहती है, ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ड्राई है, मॉइस्चर उसमें है नहीं, आपको पता है एटाकामा डेजर्ट वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, वहाँ पे बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहता है ना। तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स होगा। वही चिले में क्या हुआ, एक तो भयानक फॉरेस्ट फायर जिसको वहाँ पे वाइल्ड फायर कहते हैं वो हो गई, बहुत सारा एरिया उसमें धुआं धुआं में हो गया, बहुत सारे लोग घबरा गए हैं, तो बहुत सारे लोगों का इवैक्यूएशन हो रहा है, बस यही बता रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं एक बढ़िया आर्टिकल के ऊपर जो बेसिकली EU से रिलेटेड है। देखो
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टील जो होता है, जो स्टेनलेस स्टील जिस स्टील वही जिसकी थालियों में आप खाते हो, जिसकी बनी हुई थालियों में आप खाते हो, तो ये जो स्टील होता है किससे बनता है? इसमें आयरन लगता है ना, आपको लाइमस्टोन लगता है, प्लस आप देखोगे इसमें कोक आपको चाहिए। कोक क्यों चाहिए होता है? क्योंकि मैंगनीज चाहिए होता है, ठीक है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि इंडिया में जो ये जितना भी अपन स्टील बनाते हैं ना, उसमें से आप देखोगे लगभग 75% स्टील जो है ना इंडिया में, वो कौन से मेथड से बनता है? ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है? कैसा समझो, एक ऐसा पतीला टाइप का बड़ा पतीला या बड़ा कंटेनर, जिसके अंदर आप क्या करते हो? कोल, है ना, कोल या फिर कोल का जो बर्न्ड फॉर्म होता है, जिसमें से गैसेस निकल गई, जो बचा हुआ एकदम काले कलर का जो हिस्सा बचता है कोक वाला, उस कोक को आप लेते हो और यहाँ पे जलाते हो, और उस जलते हुई आग से आप बेसिकली स्टील बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इंडिया में आप देखोगे हमारे यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस से 75% स्टील बनती है। लेकिन वैसे ही फर्नेस बहुत तरीके के होते हैं। एक तो होता है ब्लास्ट फर्नेस जिसमें आप कोक एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हो, एक होता है गैस फर्नेस जिसमें आप नेचुरल गैस को इलेक्ट्रिसिटी या हीटिंग के लिए यूज़ करोगे, और एक होता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हो। सबसे क्लीन मेथड होता है ये, ठीक है, इसमें एमिशंस भी बहुत कम निकलते हैं। इंडिया में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस शायद 15-16% ही स्टील बनाने के काम आ रहा है। अब इस इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से आप देखोगे करंट या हीट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ जलाना भी तो पड़ेगा। तो ये क्या जलाता है? इसमें फ्यूल क्या होता है? बेसिकली आपका स्क्रैप स्टील। स्क्रैप स्टील मतलब जैसे सपोज करो कि आपके घर में वो थाली है, आपने बहुत बार खाना खाया, वो घिस गई, अब वो टूट गई, तो वो क्या हो जाती है? बेसिकली आपकी स्क्रैप स्टील, ठीक है। अब ये जो स्क्रैप स्टील होती है बहुत अच्छा सोर्स होती है आपके इलेक्ट्रिक गैस फर्नेस में, इलेक्ट्रिक फर्नेस में एक फ्यूल की तरह, क्योंकि वहाँ से आप देखोगे इसको जला के फिर आप इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हो। अब होता क्या है कि इंडिया, अब हाँ, ईयू जो है ना, वो आपको पता है उसके इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, उसकी ग्रीन डील चल रही है, फिट फॉर 55, मतलब 55% एमिशन 2030 तक कम करना चाहता है, नेट जीरो बनना चाहता है 2050 तक। तो इसके लिए वो क्या कर रहा है? बहुत सारे इनिशिएटिव्स दे रहा है सर्कुलर इकोनॉमी के, उसने रिसाइकलिंग पॉलिसी वगैरह भी निकाल दी है, जिसके तहत वो चाहते हैं, और प्लस एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म चालू किया है। ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म क्या है भाई? ईयू में कोई फैक्ट्री है जो स्टील बनाती है, वर्सेस इंडिया में कोई फैक्ट्री है वो स्टील बनाती है। अब क्योंकि ईयू एनवायरनमेंट को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस है, यूरोपियन यूनियन, तो उन्होंने अपने यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज लगा रखे हैं कि अगर आप एमिशन करते हो, आप इतना ही एमिशन कर सकते हो, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, कुछ एमिशन करोगे तो उसका रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, जो भी है। इस वजह से यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं स्टील के वो काफ़ी महंगे हैं, ठीक है, वर्सेज इंडिया, जहाँ पे मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए बता रही हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल चाइना, तो चाइना में क्या है? इतने स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंट रेगुलेशंस नहीं है, और सामान सस्ता रखने के लिए आप देखोगे वो इतने एनवायरमेंट रेगुलेशन स्ट्रिक्ट लगाते भी नहीं है। तो अगर आप ईयू ने इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा रखे हैं, तो यहाँ पे जो कंपनीज है वो क्या सोचेगी? भाई हम यहाँ के मैन्युफैक्चरर से क्यों लें, हम एक काम करते हैं, चाइना, इंडिया या दूसरे देशों से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लेते हैं, हम क्यों फालतू में यहाँ पे बनाए, हम डायरेक्टली रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट वहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। अब इससे क्या होता है? ईयू में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको नुकसान होगा, क्योंकि हम दो तो स्ट्रिक्टर लॉज फॉलो कर रहे हैं। इसी पैरिटी को सॉल्व करने के लिए बेसिकली ईयू ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म नाम की एक फैसिलिटी निकाली। इस सीबीएम के अंदर वो जितने भी नॉन यूरोपियन प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, जो ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो एनवायरमेंटली पोल्यूटिंग है, जिनका कार्बन एमिशन जो है वो ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री में जो लॉज हैं वो उतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने ईयू में हैं, तो उन कंट्रीज़ को कुछ कार्बन टैक्स या एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगेंगे अगर उनको अपना सामान ईयू में बेचना है, ठीक है। और ये 2026 से अभी लागू होने वाला था, ठीक है। और इस वजह से आपको पता है इंडिया, चाइना, बाकी कंट्रीज़ के जो स्टील, एल्यूमिनियम, मेटल एक्सपोर्ट्स हैं ना, ये सारी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा हेवली पोल्यूटिंग होती हैं, वो सारी चीज़ों पे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जो इम्पैक्ट होगी वो स्टील इंडस्ट्री है। अब हमारे यहाँ पे इंडिया में मैंने क्या बताया, 75% स्टील जो है वो ब्लास्ट फर्नेस से बनता है। तो अब ये फैक्ट्रीज तो बहुत ज़्यादा कार्बन पोल्यूटिंग होती हैं, तो अगर इनके प्रोडक्ट्स जो होंगे वो महंगे हो जाएंगे और फिर वो ईयू में बेचने लायक रहेंगे नहीं। इसलिए हमारी जो स्टील इंडस्ट्री है वो किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रही है? अब बेसिकली उठाने की कोशिश कर रही है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की तरफ। अब इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के लिए आपको क्या चाहिए? स्टील स्क्रैप, ठीक है, वो आपको एज अ रॉ मटेरियल चाहिए। ईयू जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टील स्क्रैप प्रोड्यूसर है। अब पहले क्या होता था? ईयू इसमें से काफ़ी सारा स्टील स्क्रैप इंडिया को बेच सकता था और भेज देता था, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? इंडिया के पास इतना सफिशिएंट स्टील स्क्रैप है ही नहीं, इनफैक्ट हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? ईयू ने बेसिकली सीबीएम और है ना अपनी रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए ऐसे पॉलिसीज निकाली हैं। अब उसके अंदर वो स्टील स्क्रैप जो भी उनके उनके यहाँ पे जो वेस्ट बनता है उसको वो लोग रिसाइकिल वगैरह करेंगे, उसको सर्कुलरी यूज़ करेंगे खुद की इंडस्ट्रीज़ में, और बाहर नहीं बेच सकते। तो अब आप देखोगे प्रॉब्लम आ रही है कि इंडिया फिर क्या करेगा? हमारे यहाँ पे हम शिफ्ट कैसे करेंगे आर्क फर्नेस की तरफ, ठीक है। तो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आप देखोगे दोनों में वार्तालाप वगैरह चल रही है, ठीक है।
तो यही चीज़ यहाँ पे समझा रखी है कि इंडिया ऑलरेडी जो स्क्रैप है वो इंपोर्ट करता है, हमारी खुद की पूर्ति हो नहीं पा रही है। ईयू, यूके, यूएस जो है वो बहुत ज़्यादा आप देखोगे प्रोड्यूसर्स हैं स्टील स्क्रैप के, और हम वहीं से इंपोर्ट करते हैं। तो हम अगर नहीं मिला तो हम डिकार्बोनाइजेशन की तरफ नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आपको पता है रिसेंटली एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है वो इनॉग्रेट करी गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जो बेसिकली वेस्ट बंगाल हावड़ा से चलकर गुवाहाटी जाएगी आसाम तक। और इसमें उन्होंने 52 रिफॉर्म्स एंड 52 वीक्स वाला रेलवे ने इनिशिएटिव भी चलाया था, जिसके अंदर वो लोग क्या करेंगे, क्वालिटी, फूड सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें चेंज करेंगे। और इसी के अंदर उन्होंने एक चीज़ करी है जो इसी ट्रेन से एक्सपेरिमेंट करी है कि लोकल जगहों पे लोकल क्यूजीन मिलेगी। जैसे बंगाल में होता है आपको बंगाल का क्यूजीन मिलेगा, मतलब जिस जिस स्टेशन, जिस जिस स्टेट से गुजर रहे हो वहाँ की स्पेशलिटी आपको एज अ क्यूजीन ऑफर करी जाएगी। ठीक है, तो ये फूड रिफॉर्म्स का एक तरीका है। अब इसी के साथ साथ एक न्यूज़ आती है अमृत भारत की। ठीक है, अमृत भारत क्या है? देखो, वंदे भारत जो ट्रेन्स थी ना, अभी अगर आप देखोगे तो कितनी वंदे भारत ट्रेन्स हैं, कुछ 27 ट्रेन्स हैं। और राजस्थान में 3 ट्रेन होके यहाँ से गुजरती हैं। ठीक है, जयपुर दिल्ली है एक, तो है ना, एक दिल्ली अजमेर है, और एक आई थिंक अजमेर, सॉरी, उदयपुर से दिल्ली तक है, जो जयपुर से होके निकलती है। तो ऐसे 3 वंदे भारत ट्रेन है। ये वंदे भारत ट्रेन क्या है? बेसिकली वंदे भारत ट्रेन जो है इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। और ये जो ट्रेन है ना, ये अगर आप देखोगे तो हमारी खुद की इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है चेन्नई में, उन्होंने बनाई है। और इसमें पहले 18 कोच हुआ करते थे। ये पूरे के पूरी जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। और इसमें काफ़ी मॉडर्न एमेनिटीज़ हैं, इसमें अर्गोनॉमिक चेयर्स हैं, आपके ऑटोमेटिक क्लोजिंग वाले सिस्टम्स बने हुए हैं, डोर वाले, सीसीटीवी कैमरास हैं, चेयर पूरी 360 डिग्री घूम जाती है, एस्थेटिक डिज़ाइन है, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स हैं। ठीक है, प्लस आप देखोगे लग्जूरियस ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रेन है जो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर सकती है, और काफ़ी कंफर्टदायक है। ठीक है, मतलब इंडिया का नेक्स्ट आप देखोगे बड़ा रेलवे रिफॉर्म बोला जाता है, और काफ़ी हाई स्पीड से चलती है। तो ये तो है आपकी वंदे भारत। और वंदे भारत में आप देखोगे आपने पहले एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन निकाली है। अब इसके ऑपोजिट वंदे भारत की खास बात क्या है कि जो रास्ते 800 किलोमीटर से कम है या जिनकी दूरी 10 घंटे से कम है ना, ये उसी रास्ते पे चलती है। पहली वंदे भारत जो ट्रेन थी उसका इनॉग्रेशन हुआ था दिल्ली से वाराणसी में। ओके, ये इसकी इन्फॉर्मेशन है, 2019 के आसपास ही आई थी। अब इसी के ऑपोजिट एक ट्रेन है जो बेसिकली बंगाल में शुरू करी गई है, वो है अमृत भारत। अभी अमृत भारत ट्रेन क्या है? अमृत भारत एक्सप्रेस जिसको अपन बोलते हैं, एक तरीके से मान के चलो ये बिल्कुल भी लग्जूरियस नहीं है, बल्कि जो स्लीपर नॉन एसी होते हैं ना, माइग्रेंट लेबर्स वगैरह, उनके लिए एक ट्रेन बनाई गई है। ये ट्रेन जो है ये भी इलेक्ट्रिक ही है ऑब्वियसली, पर इसमें आगे पीछे लोकोमोटिव लगा हुआ है। और ये जो ट्रेन है ना, इसमें भी जैसे आप देखोगे मॉडर्न फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करी गई है। बट इस ये जो ट्रेन है ये ऐसे रास्ते जो 10 घंटे से ऊपर हैं, 800 किलोमीटर से ज़्यादा उनका डिस्टेंस है, और जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं माइग्रेंट लेबर्स के, जैसे जयपुर से अगर आप देखोगे दरभंगा तक चलती है, वैसे 80 कुछ ट्रेनें हैं अमृत भारत एक्सप्रेस। जयपुर से बस, या राजस्थान से एक ही निकलती है, जयपुर से दरभंगा। ठीक है, और पाटा से दरभंगा, एक्चुअली वो जयपुर से होते हुए निकलती है। ठीक है, और ये अगर आप देखोगे तो ये भी पहले दिल्ली से कुछ है ना, नहीं, दरभंगा से ये वहाँ के लिए चलाई गई थी, अयोध्या वगैरह के लिए। और ये जो ट्रेडिशनल रूट्स होते थे ना माइग्रेंट वाले, ये वहाँ पे चलाई गई है। अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वो बोला जा रहा है कि 2047 तक जब विकसित भारत हो जाएगा तो हम 4700 कुछ ट्रेन चला चुके होंगे जो स्पेसिफिकली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए चलाई गई हैं। और ये 2024 में ही स्टार्ट हुई है। और नहीं, हाँ सॉरी, ये 2000 वंदे भारत जो ट्रेन्स हैं ये, क्योंकि ये अमृत भारत तो अभी आई है ना 2024 में, तो ये सिर्फ 27 रूट पे ही चल रही है अभी, एक राजस्थान से होकर निकलता है। और जो वंदे भारत है वो 80 रूट से निकल रही है, उसमें से 3 आप देखोगे राजस्थान से होकर निकलते हैं। सॉरी, करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था। तो इसमें आप देख रहे होगे कि मैं आपको कितना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ ताकि आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। फिर आप देखोगे बोर्ड ऑफ पीस के बारे में इन्फॉर्मेशन, अब इसके बारे में हम वापस डिस्कस नहीं करेंगे। जिसको नहीं पता वो इसराइल गाजा वाला पूरा जो हमने एक वीडियो रिलीज़ कर रखा है 1 घंटे 45 मिनट्स में, इसमें मैंने ढंग से बैठ के समझाया है इसमें क्या क्या इन्वाइट कर रखा है। पहले कमेटी बनेगी बोर्ड ऑफ पीस क्या है। अभी रिसेंटली आपको पता है इसमें पाकिस्तान, मोदी जी सबको इन्वाइट करा गया है ना। एक तो है लाइफ टाइम मेंबरशिप जिसके लिए आपको $1 बिलियन देने हैं, और अगर आपको सिर्फ 3 साल के लिए इसका मेंबर रहना तो आपको कुछ पैसे नहीं देने हैं। पहले आप देखोगे सिर्फ बोर्ड ऑफ पीस जो था वो गाजा में स्टेबिलिटी लाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जब यूएस के ट्रंप ने जब इन्विटेशंस भेजे हैं तो उसमें ये बोल रहे हैं एक तरीके से कमेटी होगी जो वर्ल्ड के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहीं भी चल रहे हैं ना, उन जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे हैं उन सबको सॉल्व कर सकती है। बेसिकली आप ये सोचो जो काम यूनाइटेड नेशंस को करना चाहिए वो काम आप देखोगे अब यूएस ने ले लिया है, क्योंकि यूएस तो खुद यूनाइटेड नेशंस में बिलीव नहीं करता, उसके इंस्टीट्यूशन से बाहर निकल गया है, 66 ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल गया है ना, क्लाइमेट रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स रिलेटेड।
वाटर रिलेटेड, वुमेन रिलेटेड विश्वास ही नहीं है। प्लस आप देखोगे खुद फंडिंग वंडिंग रोक रहा है, नाटो वगैरह पे भी विश्वास नहीं रख रहा है। अमेरिका फर्स्ट स्ट्रैटेजी है, अपने खुद के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है, नेशनलिज्म पे आ चुका है, रीजनलिज्म पे आ चुका है, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि ट्रम्प साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम को बाईपास करके एक ऐसा सिस्टम यूएस की नज़र यूएस के हिसाब से बना दिया जाए जो बेसिकली पीस एस्टैब्लिश कर सके। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, जो काम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का था, ठीक है, जो आपको पता है कि 1945 में बनी थी, वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज हुए थे और उसके बाद 1945 में उस समय 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हम यूनाइटेड नेशन बनाएंगे। एक चार्टर वगैरह भी साइन हुआ था। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स थे जो अलाइड फोर्सेस थे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, और बाकी जो थे वो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, ठीक है। और अभी यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर्स हैं? 193, और 2 मेंबर्स जो हैं वेटिकन सिटी और पैलेस्टीन, ठीक है। वैसे 195 है कंट्रीज, 193 मेंबर स्टेट्स हैं, और 2 जो हैं वो बेसिकली वेटिकन सिटी और पैलेस्टीन नेशन स्टेट्स की तरह नहीं है, पर वो माने जाते हैं, ठीक है, इसके मेंबर्स। तो आप ये देखोगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या होता है? इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, एनफोर्स करना उसको मिलिट्री या नॉन मिलिट्री एक्शंस के थ्रू, बाइंडिंग रेजोल्यूशंस पास करना। तो जो काम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का था, आज वो काम आप देखोगे ये यूएस कर रहा है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो क्या होता है कि आपका वो प्रिंसिपल यही होता है कि सारे स्टेट्स इक्वल हैं, सॉवरन है, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, इक्वल तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कोई किसी के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। और यूएस तो क्या हो रहा है, अपने हिसाब से आप देखोगे डिसाइड कर रहा है कि किसको इसका पार्ट बनाना है। इनविटेशन ओनली क्लब है जो वो खुद डिसाइड कर रहा है। तो ये एक तरीके से चीज़ है जो हमें मतलब देखनी चाहिए कि इज दिस शुड बी अलाउड और दिस शुड नॉट बी अलाउड। अब आप देखोगे एक बड़ा सा एक क्यूट सा आर्टिकल आया है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझो, ये थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड है। देखो हुआ क्या है, जैसे फ्लिपकार्ट के कुछ शेयर्स थे जो किसी एक कंपनी ने खरीदे, मतलब एक बड़ी कंपनी है, उसकी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं। ये कंपनियां मॉरिशियस बेस्ड है, ठीक है, इसका मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगी। ये कंपनियां मॉरिशस बेस्ड है और ये इंडियन कंपनी है एक फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट में इनका इन्वेस्टमेंट है और फ्लिपकार्ट इन्होंने उठा के वो जो इन्वेस्टमेंट था वो वॉलमार्ट को बेच दिया और अपना पैसा एग्जिट ले लिया, ठीक है। अब होता क्या है कि क्योंकि आपने जब खरीदा होगा वर्सेस जब आपने बेचा होगा, जैसे आपने कोई ज़मीन खरीदी 100 रुपये में खरीदी और आज उसके भाव 500 रुपये हो गए, तो सरकार क्या करती है, जब आप उसको आपके पास है और उसके भाव बढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको कोई टैक्स नहीं लगता। द मोमेंट यू सेल इट, और क्योंकि आपने उसको सेल कर दिया तो आपको कुछ कैपिटल गेन हुआ है, आपको कुछ बढ़ोतरी मिल के अमाउंट मिला है, तो उस पर सरकार कुछ टैक्स करती है जिसको अपन कैपिटल गेन्स टैक्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कैपिटल पे कुछ गेन हुआ है। अब वो सोना भी हो सकता है, ज़मीन भी हो सकती है। तो वैसे ही आप देखोगे ये जो इनकम हो रही है ये सब्सिडरी की, ऊपर कंपनी की, ये भी तरीके से क्या है, कैपिटल गेन है। क्योंकि सपोज करो उसने इस समय फ्लिपकार्ट के 50 रुपये के शेयर खरीदे होंगे, लेकिन आज फ्लिपकार्ट जैसा स्टार्टअप बहुत चल गया, तो इसने अगर जब फ्लिपकार्ट के शेयर्स वॉलमार्ट को बेचे तो वॉलमार्ट ने 200 रुपये में खरीदे, तो इसको 150 रुपये का मुनाफा हुआ ना। तो 150 रुपये के मुनाफे पे इसको टैक्स बनता था, कैपिटल गेन्स टैक्स, जो इसको इंडिया को देना था। लेकिन इन कंपनीज ने क्या बोला, हम तो मॉरिशस रजिस्टर्ड है और इंडिया और मॉरिशस का हो रखा है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। ये क्या होता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि कोई भी टैक्स पेयर ऐसे 2 कंट्रीज में रजिस्टर्ड है, एक जगह वो काम कर रहा है, दूसरी जगह आप देखोगे एक जगह तो जहाँ पे उसका काम है और दूसरी जगह जहाँ वो रजिस्टर्ड है, तो वो दोनों जगह टैक्स नहीं भरेगा, कोई एक जगह ही टैक्स भरेगा, प्रोवाइडेड इन दोनों कंट्रीज के बीच में कोई टैक्स से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट हुआ वो। तो इंडिया ने मॉरिशस, सिंगापुर, सिप्रस है ना, बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन कर रखे हैं कि वो अपनी मर्जी से या तो मॉरिशस या फिर इंडिया कहीं भी टैक्स दे सकते हैं। अब कंपनीज क्या होती हैं, वो जानबूझ के मॉरिशियस, सिंगापुर इन सब में रजिस्टर करती हैं क्योंकि यहाँ पे जीरो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, तो उनको कुछ एक्चुअली भरना नहीं है। और इंडिया में बेसिकली वो एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर देती हैं टैक्स रेजिडेंट का, कि हम तो बेसिकली अपने आप को मॉरिशियस का टैक्स रेजिडेंट मानते हैं, तो अब हमारे ऊपर है ना ये नहीं लगा सकते, और हम लोग DTAA के अंदर एनफोर्स कर रहे हैं कि हमने वहाँ पे टैक्स भर दिया है। अब वहाँ पे कोई टैक्स है नहीं, वो बात अलग है, पर हमने वहाँ पे टैक्स भर दिया है और हम इनके टैक्स रेजिडेंट माने जाएंगे। और क्योंकि ये जो डीलिंग थी पूरी है ना, उन्होंने फ्लिपकार्ट को जो खरीदा था वो 2017 से पहले खरीदा था, और इंडिया ने बेसिकली 2017 में हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट आया था, ठीक है। उसमें हमने क्या करा था, ग्रैंड फादरिंग क्लॉज दिया था। हमने कहा था जो भी डील्स पहले हो चुकी हैं उन पे बेसिकली ये लागू नहीं होगा, ग्रैंड फादरिंग क्लॉज उसी को बोलते हैं। अब जो नई डील्स होंगी उस पर लागू होगा। जो नई डील्स होती हैं उसमें क्या था, इंडिया ने साफ साफ बोला था कि अगर आप कहीं और भी रजिस्टर्ड हो, लेकिन आपका पूरा जो कंज्यूमर बेस है वो इंडिया में और इंडिया से आपको मैक्सिमम रेवेन्यूज आ रहे हैं, तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, और हमारा सर्टिफिकेट जाके आप दूसरी कंट्री में दे सकते हो, लेकिन आपको हमारे यहाँ टैक्स भरना पड़ेगा। पर इन्होंने क्या करा, ग्रैंड फादरिंग क्लॉज को इन्वोक किया और बोला कि हम इंडिया में कोई टैक्स नहीं भरेंगे। तो इस पे जो अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है
उनका एक वो होता है एडवांस रूलिंग वाला, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग होती है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो भी ये डीलिंग हुई है ये गलत है, इनको इंडिया में कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा। इसके खिलाफ जो ये कंपनी है ग्लोबल टाइगर वाली, ये बेसिकली हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने एडवांस रूलिंग को हटा दिया और बोला कि ये बिल्कुल absurd है, अब आप इतनी पुरानी डील में उनसे पैसे नहीं मांग सकते। फिर ये जो है सरकार वो चली गई सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवांस रूलिंग थी उसको बिल्कुल सही माना है। उन्होंने बोला है कि ये जो पूरी डील थी वो हुई इसलिए थी ताकि आप टैक्स को अवॉइड कर सको, तो ऐसी कोई डील्स को मान्यता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब मेयरली अगर आपके पास किसी और कंट्री का टैक्स रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, ठीक है, और आप बेसिकली आपकी कंट्री ने किसी और कंट्री के साथ DTA साइन कर रखा है, डज नॉट मीन कि आपके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, स्टार्टअप के इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेसिफिकली FDI FPI हेज फंड्स प्राइवेट इक्विटी फंड्स के लिए, क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो कभी ना कभी भी एग्जिट करेंगे और उसमें अब आप देखोगे उनको दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ओवरराइडिंग इन्वेस्टमेंट्स। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो आपको पता है UAE के प्रेसिडेंट जो बेसिकली वहाँ के किंग भी हैं, मोहम्मद बिन जायद, वो इंडिया विजिट करते हैं रैंडमली 3 घंटे के लिए। और उसमें अब आप देखोगे ऑलरेडी UAE के साथ इंडिया के संबंध बहुत अच्छे हैं। इंडिया ने उनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन कर रखी है। इंडिया और UAE के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, हम एक दूसरे के यहाँ जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी साइन हो रखी है। प्लस आप देखोगे इन दोनों के रिलेशंस को CEPA बना दिया था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। प्लस आप देखोगे कि जो इंडिया UAE है, एक मिनट, और जो इंडिया UAE है उनके बीच में जैसे UAE की करेंसी हो गई दिरहम्स और इंडिया की करेंसी हो गई रुपया, इन दोनों के बीच में अब आप लोकल तरीके से सेटलमेंट कर सकते हो। और इंडिया के UPI को, और वहाँ पे भी एक ऐसे चलता है इंस्टेंट प्रोसेसिंग सिस्टम, उसको भी बेसिकली इंटीग्रेट करने की बात चल रही है। तो इंडिया और UAE में काफ़ी ज़्यादा बॉनहोमी है। इनफैक्ट UAE में आप देखोगे न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है और इंडिया उसमें हेल्प करने वाला है। UAE में अभी आप देखोगे पहला एक मंदिर भी बना था बैप्स का, वहाँ पे भी आप देखोगे इंडियन मोदी गए थे उसको इनॉग्रेट करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो ऑलरेडी आप देखोगे काफ़ी अच्छे रिलेशन है और ये रिलेशन और स्ट्रांग होने वाले हैं। इंडिया UAE का जो भी ट्रेड है वो कुछ $100 बिलियन के आसपास है, टॉप 3 या टॉप 4 कंट्रीज में आता है वो UAE। ठीक है, और अब इसको हम लोग $200 बिलियन करने की बात कर रहे हैं। इसमें स्पेस भी है, डिफेंस भी है, एजुकेशन भी है, स्किल्स भी है, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी है। प्लस आप देखोगे यहाँ पे कोई नई चीज़ की बात करी गई है जिसको अपन बोलते हैं डेटा एम्बेसी। अभी डेटा एम्बेसी क्या होती है, जैसे आपने एम्बेसी सुना होगा कि किसी एक देश एक कोई इंडिया है और UAE है, तो इंडिया का अपना एम्बेसी वहाँ पे UAE में खोल लेती है ताकि वहाँ पे अगर कोई रिलेशंस करने हैं, कुछ भी करना है इनको, तो वहाँ पे इजी से कर पाए। अब इंडिया क्या बोल रही है, ये वहाँ पे एक डेटा एम्बेसी खोलेगी। डेटा एम्बेसी मतलब क्या होता है कि एक तरीके से इंडिया का जो क्रिटिकल डेटा होता है, पर्सनल नॉन पर्सनल फाइनेंशियल जो भी है, जो सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट इन केस हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई अटैक होता है, हमारी कंट्री में फिजिकल एक्सेस उस डेटा का पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम एक तरीके से बैकअप करके करेंगे डेटा एम्बेसी में, जहाँ पे इंडियंस का पूरा डेटा स्टोर होगा। जस्ट इन केस अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये यहाँ से पूरा डेटा बैकअप मिल जाएगा। ठीक है, वैसे UAE जो है वो भी इंडिया में एक डेटा एम्बेसी खोलेगा इस पर्पस के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है साइबर अटैक्स बढ़ गए हैं, टेररिस्ट अटैक्स बढ़ गए हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो डेटा एम्बेसी एक तरीके से दिखाता है कि दोनों कंट्रीज कितना ज़्यादा एक दूसरे पे विश्वास रखती हैं, कितना क्रिटिकल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन या डेटा वो एक दूसरे की कंट्री में स्टोर करने को तैयार है एज अ बैकअप। ठीक है, इंडिया UAE ट्रेड अभी $100 बिलियन है। इंडिया UAE जो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर हो जाएगा, है ना। और UAE से हम लोग मेजरली आप देखोगे क्या इंपोर्ट करते हैं, तो क्रूड इंपोर्ट करते हैं, नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, है ना। प्लस आप देखोगे गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, और हम लोग उनको बेचते क्या हैं, हम उनको बेचते हैं बेसिकली आपका एक तो जेम्स एंड ज्वेलरी हो जाएगा, एक रिफाइंड प्रोडक्ट्स हो जाएगा, इंजीनियरिंग गुड्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस आप देखोगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो जाएगा, तो हम इनको ये बेचते हैं। ओके, और मतलब वही चीज़ था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। एक चीज़ और है कि इंडिया ने, आपको पता है, 2-3 चीज़ें करी हैं। एक तो अभी इंडिया ने LNG का कॉन्ट्रैक्ट एक US के साथ भी साइन किया था 10 साल वाला, और अभी एक इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है LNG का। LNG क्या होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब ये क्या होती है, सबसे पहले तो समझो नेचुरल गैस क्या होती है। देखो, नेचुरल गैस का मतलब होता है वो गैस जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सालों, मिलियन ऑफ ईयर्स में जब आपका जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जब वो सॉइल के अंदर बरी होते जाते हैं, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में वो 2 चीज़ बना लेते हैं, एक तो क्रूड ऑयल होता है और एक नेचुरल गैस होती है। ठीक है, क्रूड ऑयल वही है जिसमें पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी चीज़ें निकलती है। नेचुरल गैस जिससे आप आगे LNG, PNG, CNG, LPG नहीं, LNG, PNG, CNG, ये सारी चीज़ें बना सकते हो। अब नेचुरल गैस कई बार क्या होता है, क्रूड ऑयल के साथ मिक्स हमें मिलती है, तो उसको तो हम वेट गैस बोलते हैं। और कई बार क्या होता है, नेचुरल गैस हमें बिना क्रूड ऑयल के मिलती है, सिर्फ गैस ही गैस मिल रही है, उसको हम ड्राई गैस बोलते हैं। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए। अब ये नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पे मिलती है पूरी दुनिया में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपका प्लाशिन वाला एरिया हो गया, गल्फ ऑफ मेक्सिको वाला एरिया हो गया, है ना, अलास्का के आसपास का एरिया होगा, कनाडा का ऊपर वाला हिस्सा हो गया, साउथ
फिर आपका अफ्रीका में ये डेल्टा वाला रीजन हो गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला, अंगोला वगैरह हो गया है ना, नाइजीरिया हो गया, वहाँ मिल जाएगा। प्लस आप देखोगे यूरोप में यूराल्स वाला रीजन हो जाएगा, ऊपर जो हिस्सा होता है आपका ये क्रा पेनिनसुला के आसपास वाला, ठीक है, वो हो जाएगा, नॉर्थ सी हो जाएगा। प्लस आप देखोगे रशिया में आप साइबेरिया रीजन हो जाएगा, आर्कटिक वाला रीजन हो जाएगा, प्लस कामचक्ता पेनिनसुला के आसपास वाला रीजन हो जाएगा। चाइना में आपको पता ही है मिल जाता है। प्लस आप देखोगे इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, गल्फ ऑफ खंबात हो गया, आपका केजी बेसिन वगैरह हो गया, है ना, बॉम्बे हाई हो गया, इधर असम में दिग्बोई नाहरकटिया हो गया, राजस्थान में हो गया बाड़मेर वगैरह, गुजरात में अंकलेश्वर हो गया, यहाँ आपको नेचुरल गैस वगैरह मिल जाती है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इंडिया को कितना नेचुरल गैस चाहिए। इंडिया की रिक्वायरमेंट जो है ना करीबन 72 बिलियन क्यूबिक मीटर्स के आसपास, या 73 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस की है। इसमें से 50% यानी 36 हम खुद प्रोड्यूस करते हैं और 36 हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। मतलब 50% हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, 50% हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नेचुरल गैस किस किस काम में यूज़ हो सकता है? नेचुरल गैस बेसिकली हीटिंग के काम आ सकता है। नेचुरल गैस जो होता है उससे आप एलएनजी, पीएनजी, ये सारी चीज़ें, डोमेस्टिक फ्यूल, और आपके जो गाड़ियों में होता है ना सीएनजी की गाड़ियाँ, उसमें काम आ सकता है। नेचुरल गैस में जो हाइड्रोजन होता है उससे बेसिकली आप अमोनिया वगैरह बना सकते हो। नेचुरल गैस जो होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी, या जो अपने गैस थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो भी बना सकते हो, ठीक है। तो नेचुरल गैस जैसे अगर अपन इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ प्रोड्यूस होती है उसमें नेचुरल गैस जो है, जैसे मैं बोलती हूँ कि हमारे यहाँ पे 55% जो एनर्जी है वो कोयले से प्रोड्यूस होती है, कोल थर्मल पावर प्लांट से, 2% न्यूक्लियर पावर प्लांट से, है ना, 7% के आसपास हमारी गैस से होती है। और इसका जो कॉम्पोनेंट है हमें गैस का वो 7% से बढ़ा के 15% करना है 2030 तक, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे नेचुरल गैस क्यों हम प्रेफर करते हैं कोयले के ऊपर, क्योंकि नेचुरल गैस जो होती है वो ज़्यादा प्योर, ज़्यादा लेस एमिटिंग होती है, ज़्यादा प्योर होती है एज़ कम्पेयर टू कोल, जहाँ पे बहुत सारा आपका हाइड्रोजन वगैरह निकलता है। अब यही नेचुरल गैस में क्या होता है, जो आप ज़मीन से निकाल रहे हो, कई बार इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर कंपाउंड बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सार गैस बन जाती है। और जब इसमें सल्फर कंपाउंड नहीं होता है तो ये स्वीट गैस बन जाती है, ओके। अब अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूँ तो ये सीएनजी है ना, और एलएनजी क्या होता है, आप ये समझो कि जैसे मैंने क्या बोला, इंडिया नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। अगर मैं गैस के सिलेंडर इंपोर्ट करूंगी, तो अगर सपोज मैं 100 टन ही इंपोर्ट कर पा रही हूँ, और अगर मैं इसी गैस को लिक्विफाई कर दूँ, वहाँ पे लिक्विड में बदल दूँ, तो करीबन मैं 400 टन इंपोर्ट कर सकती हूँ। कहने का मतलब है कि जब आप गैस को कंप्रेस करते हो और लिक्विफाई कर देते हो तो उसकी जो वॉल्यूम है वो एक, मतलब वो करीबन 1/600 हो जाती है। तो अगर आप 600 गैस भरते हैं तो वो आपका एक हिस्सा ही हो जाता है लिक्विड का। इससे क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस जो है लिक्विड के फॉर्म में वो एक जगह से लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और अपन मोस्टली कहाँ से इंपोर्ट करते हैं हम लोग? कतर से, यूएस से, यूएई से, है ना, ईरान से। ईरान से पहले करते थे, अब ईरान तो नहीं आएगा, ओमान आ जाएगा, ठीक है। तो इन कंट्री से हम इंपोर्ट करते हो जो इतनी दूर है। तो इतनी दूर में अगर आप गैस लेके आओगे, इतना पैसा खर्च करोगे और आप 100 टन ही लेके आओगे तो गलत गलत है ना। तो आप वहाँ पे क्या करते हो, उसको लिक्विड में बदल देते हो, और फिर आके इंडिया में वापस से टर्मिनल पे जब पहुंचता है शिप्स वगैरह से, स्पेशली डिज़ाइन शिप्स होती हैं जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे काम करती हैं। क्रायोजेनिक टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जो कि -150 डिग्री सेल्सियस से कम हो। -153 डिग्री सेल्सियस क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे बहुत सारी जो गैसेज होती हैं, जो परमानेंटली गैसेज फॉर्म में रहती हैं, वो आप देखोगे इसमें लिक्विड में बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस पे आप देखोगे गैस जो होती है, सॉरी, जिसमें जो लिक्विड है वो गैस में बदलता है। तो गैस तो ऑलरेडी गैसेस में, जैसे ऑक्सीजन एक गैस है, नाइट्रोजन एक गैस है, तो ऑब्वियसली वो तो क्योंकि गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे या 0 डिग्री पे भी, इसका मतलब है कि उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो नेगेटिव में होंगे। तो जैसे ऑक्सीजन और इन सब के बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं -153 से जनरली कम होते हैं। इसलिए आप देखोगे कि अपन लोग क्रायोजेनिक टेम्परेचर को बोलते हैं एनी टेम्परेचर लेस देन -150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें जैसे ऑक्सीजन का अगर आप देखोगे तो -163 है, नाइट्रोजन का -198 हो जाएगा, हाइड्रोजन का -250 के आसपास हो जाएगा, फिर हीलियम का -270 हो जाएगा, ठीक है। क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स कहाँ यूज़ होते हैं? जैसे आपने क्रायो प्रिजर्वेशन का नाम सुना होगा। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो आपके रॉकेट के 3rd स्टेज में यूज़ होती है, आपके जीएसएलवी रॉकेट्स में। क्रायोजेनिक जो आप देखोगे हीटिंग और इन सब के लिए यूज़ हो सकता है। क्रायोजेनिक टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर आपकी सुपर कंडक्टिविटी और इन सब में भी काम आता है, ठीक है, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज कर देता है उतने छोटे लेवल पे या उतने ठंडे लेवल पे, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे क्रायोजेनिक्स जो होते हैं आपके काम आते हैं। अब एलएनजी में आपने क्या करा कि बेसिकली स्पेशली डिजाइन शिप्स जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स पे इस मटेरियल को पूरा लेके आती हैं, और फिर यहाँ पे इंडिया में आके, जैसे दहेज हो गया या और भी कोची वगैरह हो गया, वहाँ पे इसे टर्मिनल्स बना रखे हैं जहाँ पे आप लिक्विड लाते हो और उसको वापस से रीगैसिफाई कर देते हो। और जैसे ही गैस में बदला तो इसको पाइपलाइंस के थ्रू या फिर आप देखोगे सिलेंडर्स वगैरह के थ्रू आप इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हो, ठीक है।
तो ये तो हो गई लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अभी कंप्रेस नेचुरल गैस क्या होती है, जैसे सीएनजी के सिलेंडर्स होते हैं जो आपकी गाड़ी में लगते हैं, तो उसमें नेचुरल गैस ही है लेकिन उसको कंप्रेस कर दिया और कंप्रेस होके भी अब वो गैस में है, मतलब ये हाई प्रेशर गैस हो जाएगी। ठीक है, जिसको हाईली प्रेशर पे रख रखा है सिलेंडर में ताकि आपको ज़्यादा गैस मिल सके। ओके, इसका काम बस यही होता है कि व्हीकल्स वगैरह में शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए आप सीएनजी यूज़ करते हो। फिर एक आपने नाम सुना होगा पीएनजी का, जिसको अपन बोलते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस। इसमें कुछ नहीं है, बस नेचुरल गैस को आप लोगों के घरों तक पाइप्स के थ्रू पहुंचाते हो, उसको बोलते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस। अब इंडिया में क्या है कि हमारे यहाँ जो नेचुरल गैस है वो प्रोड्यूस कौन करता है ना, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है। तो अपने यहाँ पे क्या होता है, एक होता है अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। सुनो, अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। आपका तेल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम गैस जहाँ से निकलता है, एक्सप्लोरेशन होता है, तो उसमें जो वो होता है अपस्ट्रीम। मिडस्ट्रीम मतलब जब वो आप देखोगे कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो रहा है, उसको अपने कंट्री तक लाया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, वो। और डाउनस्ट्रीम होता है कि उसकी रिफाइनिंग होकर आपने फाइनल कोई प्रोडक्ट्स निकाल दिए। तो जैसे अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूँ तो जो ऑयल रिग्स वगैरह हैं या जहाँ पे साइट्स पे एक्सप्लोरेशन हो रहा है वो तो हो गई अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में इंडिया की कौन सी कंपनी है, जैसे आपने ओएनजीसी सुना होगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड सुना होगा, रिलायंस सुना होगा। तो ये सारी कंपनीज जो हैं वो बेसिकली अपस्ट्रीम में एक्सप्लोरेशन करती हैं। ठीक है, फिर होता है आपका स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से यहाँ लाने के लिए, उसमें एचपीसीएल, बीपीसीएल है ना, आपका ये सारी कंपनीज आ जाती हैं। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन रिफाइनिंग वगैरह भी आपको एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, रिलायंस है ना, नायरा, फिर आपको इन सब की मिल जाएगी। और अपने को पता है कि इंडिया में जो पाइप्ड नेचुरल गैसेस है, जैसे इन इंडिया, दिल्ली में आपको पता है कि जो आपका एलपीजी वगैरह है उसके लिए इंद्रप्रस्था है, गेल की भी पाइपलाइंस डलती हैं। पेट्रोनेट जो होता है वो बेसिकली आपका रीगैसिफाइंग टर्मिनल्स बनाता है अपने एयरपोर्ट्स पे। तो ऐसे करके आपके काम डिसाइडेड है कि कौन सी कंपनीज क्या क्या कर रही हैं। कुछ कंपनीज तीनों चीज़ें कर रही है, जैसे रिलायंस हो गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ जो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है वो है एलपीजी की। ये होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये बेसिकली, इसमें मीथेन इतना नहीं होता है, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है और भी कंपोनेंट्स जैसे आपका आइसोप्रोपेन और ये सब होता है। एलपीजी गैस जो होती है, ये इसका जो, ये आप घरों में खाने बनाने के लिए, कुकिंग वगैरह के लिए नेचुरल गैस क्यों नहीं यूज़ करते हो, आप एलपीजी क्यों यूज़ करते हो? क्योंकि एक तो इसकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, प्लस आप देखोगे अगर अपन एलएनजी वगैरह यूज़ करेंगे या सीएनजी यूज़ करेंगे, उसके लिए आपको मोटे सिलेंडर्स लगेंगे। ठीक है, उसको इतना हाई प्रेशर पे घरों में देना सही भी नहीं है। एलपीजी आपको पता है कि इतने हाई प्रेशर पे नहीं होता, वो सिलेंडर सही रहता है। और प्लस आप देखोगे उसमें थिक वॉल्स हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर भी बाहर एग्जर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो एलपीजी ठीक रहता है, उसमें मरकैप्टन्स वगैरह डाल देते हो तो आपको फाउल स्मेल का भी पता लग जाता है। तो ये रीज़न रहता है कि आप क्यों नेचुरल गैस और एलपीजी में एलपीजी प्रेफर करते हो कुकिंग के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल था, ये मैंने आपको बता दिया है। और ठीक है, और इंडिया में भी जितना नेचुरल गैस प्रोड्यूस हो रहा है उसका 75% तो अकेला मैंने बताया ना, अपस्ट्रीम में कौन है आपका, आईओसीएल। ठीक है, सॉरी, ओएनजीसी। ठीक है, आईओसीएल नहीं है, ये ओएनजीसी होगा। ओएनजीसी आप देखोगे इंडिया का कुछ 75% आउटपुट प्रोड्यूस कर देता। ओके, तो ये वाला जो एक पैक्ट है एलएनजी वाला, जो हमने 10 साल का एक यूएस के साथ किया था, ऐसा ही एक पैक्ट हमने यूएई के साथ भी कर लिया है। साथ में आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टर्स हो गए जो अपने अपन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स आ रहे हैं, उस पर भी आप देखोगे जो यूएई है वो बोल रहा है कि वो हमें सपोर्ट करेगा। अभी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते क्या हैं, इसके लिए मैं एक बार ये डिलीट कर देती हूँ जो आपने इस पर लिखा है। ठीक है, अब ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं, देखो आपको पता है कि इंडिया में ट्रेडिशनली न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे और अपना एक 3 स्टेज प्रोग्राम था। ये 3 स्टेज प्रोग्राम क्या था कि पहले स्टेज में हमें यूरेनियम चाहिए, दूसरे में हम इसी स्टेज से निकला हुआ जो बाई प्रोडक्ट होता है, वेस्ट होता है, वो यूज़ करेंगे, और थर्ड वाले में हम थोरियम यूज़ करेंगे, क्योंकि इंडिया के पास मोनासाइट सैंड है, उस मोनासाइट साइड में भर भर के थोरियम है, लेकिन इंडिया के पास इतना अच्छा यूरेनियम नहीं है। ठीक है, तो पहले वाले इसमें क्या होता है, हम मोस्टली प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो वर्ल्ड में लगभग 75% कौन से रिएक्टर्स चल रहे हैं, न्यूक्लियर लाइट वेट रिएक्टर्स। ठीक है, ये लाइट वेट रिएक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें लाइट वाटर या नॉर्मल पानी यूज़ होता है। ठीक है, अभी नॉर्मल पानी क्या है, नॉर्मल पानी आपका कूलेंट भी होता है, जो मतलब है जो अपना ये पूरा रिएक्शन हो रहा है यहाँ से बहुत सारी एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू होगी तो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो उस एनर्जी को बेसिकली ले जाने के लिए कूलेंट हो गया, प्लस आपका एक मॉडरेटर हो गया। मॉडरेटर क्या होते हैं, मॉडरेटर बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो आपके न्यूट्रॉन्स जो होती है ना उसकी स्पीड को कम कर देता है, ताकि न्यूक्लियर फिजन का जो रिएक्शन है वो हो सके। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन हो रहा है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जो है, जैसे उसमें न्यूट्रॉन्स टकराते हैं तो वो दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बिखर के प्लस 3 न्यूट्रॉन्स और देता है, फिर ये 3 न्यूट्रॉन्स फिर तो 3 मॉलिक्यूल्स को टारगेट करते हैं, और ऐसे ऐसे करके आप देखोगे पूरा ब्रेक डाउन होता है और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और जिस स्टेज पे आप देखोगे रिएक्शन जो होती है सेल्फ सस्टेनिंग बन जाती है
है ना, कि एक के बाद एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती चली जाएगी, उसी को अपन बोलते हैं कि क्रिटिकलिटी अचीव हो जाती है उस रिएक्टर की, ठीक है। तो लाइट वाटर रिएक्टर्स जो आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, ईजी टू कंस्ट्रक्ट भी हैं, लाइट वेट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, ज़्यादा आप देखोगे सेफ भी रहते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, आपको कॉस्टिंग भी कम लगती है क्योंकि लाइट वेट रिएक्टर में आप पानी यूज़ कर रहे हो। पानी बहुत कूलेंट भी है और मॉडरेटर भी है, ठीक है। जो आप देखोगे न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पीड को कम कर रहा है। वहीं अगर आप देखोगे इंडिया में जो यूज़ होते हैं वो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। क्यों? क्योंकि इन लाइट वाटर रिएक्टर्स में पानी पे तो आपने कॉस्टिंग बचा ली, लेकिन आपको क्या चाहिए होता है, एनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है। लगभग 3 से 5% का आपको एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है। एनरिच्ड यूरेनियम मतलब क्या होता है कि जिसमें यूरेनियम जो आपको नेचुरली मिलता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो यूरेनियम 235 होता है और एक यूरेनियम 238 होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 235 वाला जो होता है ना वही फिसाइल होता है, मतलब वही न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कर सकता है, और हाँ 38 वाला जो होता है वो बेसिकली आई थिंक वो, हाँ आई थिंक क्या वो बेसिकली अगर आप देखोगे रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो एनरिचमेंट में क्या करते हो आप, 35 वाला जो कंपोनेंट होता है वो बेसिकली बढ़ाते हो, और 38 वाला जो कंपोनेंट होता है वो घटाते हो, ठीक है। तो एल अगर आपको लाइट वाटर रिएक्टर्स चाहिए तो ऑलरेडी हमारे पास यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं, और अगर आप यूरेनियम को एनरिचमेंट करोगे तो बहुत कॉस्टिंग आती है। तो लाइट वाटर रिएक्टर्स में आपको 3 से 5% तक यूरेनियम का एनरिचमेंट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब 235 का जो परसेंटेज है वो बढ़ाना पड़ता है और 238 के कंपेरिजन में। अब इंडिया ने यूज़ करा, हमारे जो होमी जहांगीर बाबा थे, है ना, उन्होंने बोला कि इंडिया बनाएगा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसमें पहले वाले होंगे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। इसमें क्या होता है, आपका जो हैवी वाटर होता है DTO होता है, वो तो होता है आपका मॉडरेटर, ठीक है। और आपका जो कूलेंट होता है वो होता है लिक्विड सोडियम हो गया, है ना, या फिर आप देखोगे ग्राफाइट हो गया, ऐसी कोई चीज़ हो जाएगी जो आपका कूलेंट जो आपका हाँ कूलेंट हो जाएगा, और DTO आपका मॉडरेटर हो जाएगा। और इसमें जो फ्यूल होता है वो नॉर्मल यूरेनियम होता है, आपको एनरिचमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर यहाँ से जो स्पेंट फ्यूल निकलता है उसमें यूरेनियम 237 होता है, ठीक है। ये अंदर जाता है, और सेकंड स्टेज होती है आपकी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स की। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स मतलब क्या होते हैं, ये वो रिएक्टर्स होते हैं जो बेसिकली जितना फ्यूल अंदर आ रहा है उससे ज़्यादा फ्यूल तो ये प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। ये किस फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, ये इनकी जैकेट में आप थोरियम चलाते हो इसके आसपास, और थोरियम जो होता है यूरेनियम 233 में बदल जाता है, और 233 वाला भी न्यूक्लियर रिएक्शन कर सकता है, फिसाइल मटेरियल है, और ये जाता है अपनी थर्ड स्टेज में, ठीक है। तो थोरियम को यूरेनियम 233 के साथ मिक्स करके आप थर्ड स्टेज का फ्यूल बनाते हो। तो ऐसे करके आप देखोगे 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है। अब प्रॉब्लम क्या है 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ, कि ये तो है काफ़ी बड़ा, और इसमें जो आप पावर प्लांट्स वगैरह भी बनाते हो वो बनाते हो काफ़ी बड़े वाले, ठीक है। तो इसमें लगता है टाइम, जो बेसिकली आप देखोगे ऑन साइट ही बनाए जाते हैं वो सारी चीज़ें। तो इंडिया ने सोचा हम इसके अराउंड एक काम करते हैं, क्योंकि हमें न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बढ़ानी है। आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडिया का लगभग 7 गीगावाट ही न्यूक्लियर पावर के थ्रू आता है, दैट इज़ 2% ऑफ जस्ट आर एनर्जी नीड्स, ठीक है। तो इंडिया लाया एक अच्छा कॉन्सेप्ट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का। वर्ल्ड में अभी सिर्फ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स चाइना और रशिया के पास ही है। रशिया तो इनफैक्ट इसको शिप्स वगैरह में यूज़ करता है आर्कटिक आइस को ब्रेक करने के लिए, ताकि वो रूट्स जो हैं आर्कटिक रूट्स वाले उन पे आप देखोगे निगरानी रख सके, और चाइना में भी है ये। और अब आप देखोगे इंडिया इनके साथ वो करेगा, क्या बोलते हैं, इंडिया इनके साथ एक्सपेरिमेंट करेगा। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी कैपेसिटी जनरली 300 मेगावाट से कम होती है, ठीक है। और ये जो होते हैं पहले से ही फैक्ट्री में बना के सिर्फ साइड पे इंस्टॉल करना रह जाता है इनका। ये काफ़ी सेफ भी हैं, इनको ऐसे किसी पानी के अंदर रख के है ना आप छोड़ देते हो, ताकि अगर कुछ हो भी जाए तो भी आप देखोगे इनके आसपास का जो पानी है पूरी हीट वगैरह ले लेगा और कोई भी डिजास्टर नहीं होगा। ये सिंपल टू मेक होते हैं, कॉस्टिंग भी इनकी कम होती है, ठीक है। प्लस आप देखोगे कहीं भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, जैसे कोई सिटी है उसको, अगर कोई गांव है बहुत ही रिमोट, इसको आप ग्रिड से कनेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगा दो और ये जो है आराम से चल जाता है, ठीक है। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो होता है करीबन 3 से 7 साल चल जाता है विदाउट रिफ्यूलिंग। इसको रिफ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी 3 से 7 साल तक, जबकि जो नेचुरल अपने नॉर्मल रिएक्टर्स होते हैं इनको 1 से 3 साल में रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें आप एनरिच्ड यूरेनियम यूज़ करते हो, और वो भी एनरिच्ड यूरेनियम के साथ जो 20% तक हो सकता है एनरिच्ड हो, समझ में आ रहा है। तो 3 से 13%, 20% तक एनरिच्ड हो सकता है, वो एनरिचमेंट अपन यहाँ पे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में रखते हैं। तो इंडिया क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करेगा, तो हम UAE और बाकी सारी कंट्रीज़ को इन्वाइट कर रहे हैं कि आप भी आके इसमें पार्टिसिपेट कर दिए। और आपको पता है इंडिया ने शांति बिल ऑलरेडी लेके आया है, सिक्योरिंग एंड हार्नेसिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इन न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सस्टेनेबल हार्नेसिंग
फॉर एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो शांति बिल जो है उसके अंदर हमने एफडीआई का प्रोक्योरमेंट जो है न्यूक्लियर में वो भी अलाउ कर दिया है, हमने प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करने से अलाउ कर दिया है ताकि न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो है वो बढ़ सके। इंडिया ने साथ में आप देखोगे एलएनजी की एक 10 साल की डील करी है यूएई के साथ, जहाँ पे एचपीसीएल जो होगा वो यूएई से करीबन हर साल 0.5 मिलियन टन्स पर ईयर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस लेगा। ओके, और हम अपने जो ये फ्रेमवर्क है अपनी जो दोस्ती है उसको भी और आगे लेके जाएंगे। तो ये पूरा मामला था जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, और ये डेटा एम्बेसी वाला भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक एम्बेसी, और इसमें क्या होगा, क्योंकि ये किसी दूसरी कंट्री का डेटा होगा तो ये कोई और कंट्री यूज़ नहीं कर सकती है, हमारा होगा, हमारी परमिशन और हमारे ऑफिसर्स के बिना इसमें कुछ नहीं होता, पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होगी, यहाँ कोई जा भी नहीं सकता। जैसे एक एम्बेसी होती है ना कि दूसरी जगह पे है लेकिन उसमें जो ओरिजिनल कंट्री है उसी के लॉज वगैरह सारे अप्लाई हो रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। इससे क्या होगा कि हमारी कंटिन्यूटी सॉवरेनिटी पे अगर कभी कोई अटैक होता है नेचुरल या फिर जियो तो हम बेसिकली अपना डेटा बैकअप कर लेंगे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो मिनिमम एसेंशियल सर्विस है कुछ गड़बड़ हो जाता है तो भी वो लोगों को प्रोवाइड कर पाएगी। ठीक है, और होस्ट नेशन का उससे कोई लेना देना नहीं है, हम बेसिकली हमारा उससे लेना देना होगा। ठीक है, और बस यही चीज़ थी। और ये चीज़ जो है याद रखना, डेटा एम्बेसी वाली चीज़ है, इंडिया पहला देश नहीं है, इसके पहले भी एस्टोनिया करके एक छोटी सी कंट्री है 2017 में लग्जमबर्ग के साथ उन्होंने किया था, फिर मोनाको के साथ भी उन्होंने किया, और इंडिया भी आप देखोगे इसमें इस लिस्ट में शामिल हो गया है। तो यही मैं बता रही थी कि लाइट वाटर रिएक्टर्स क्या होते हैं, एनरिच यूरेनियम यूज़ करते हैं, उनकी एफिशिएंसी और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप देखोगे अच्छा होता है उसके अंदर। फिर इंडिया जो होता है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर यूज़ करता है। ठीक है, हमारी फेमिलियरिटी भी है, हमने उसमें काफ़ी अच्छा भी कर लिया है, कोई अभी तक आप देखोगे डिजास्टर भी नहीं हुआ है, और हम वो एज छोटे एज 200 मेगावाट से लेकर 700-800 मेगावाट तक के न्यूक्लियर रिएक्टर्स उसमें बना चुके हैं। ठीक है, और मैंने तो 75% बोला था, यहाँ पे देख लो 85% है जो पूरा जो लाइट वेट रिएक्टर्स है वो पूरे मार्केट का 85% कैप्चर करके बैठे हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया है, इकोनॉमी ऑफ स्केल है, इजी टू कंस्ट्रक्ट है, एफिशिएंट भी है। ठीक है, और यूरेनियम का कॉन्स्टेंट उनको इतना ज़्यादा नहीं है जितना इंडिया को है, इसलिए आप देखोगे इंडिया जो है 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हम लोग प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर की तरफ जाते हैं ताकि फ्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी रहे और हमें एनरिचमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, फिर ये एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेके एक केस चल रहा है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे बंगाल से ये केस फाइल हुआ है। बेसिकली हुआ क्या है, इस एसआईआर एक्सरसाइज में सरकार ने एक डिस्क्रिपेंसी करके चीज़ निकाली है कि अगर ये चीज़ें पाई गई तो आपको मतलब आपका नाम कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे किसी के 6 बच्चे हैं, उनके पेरेंट का जो मतलब उन सबका वो सारे एक ही पेरेंट को अपना पेरेंट बता रहे हैं, है ना, या फिर माँ बाप और बच्चों की एज में या तो 15 साल से कम का डिफरेंस है या 50 साल से ज़्यादा का। फादर बच्चे और ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उनकी एज में आप देखोगे 40 साल से कम का डिफरेंस है, या नेम में कोई मिसमैच है। तो इस पे लेके आप देखोगे बंगाल में उन्होंने बोला है तो सिस्टमैटिक तरीके से आप वोटर्स को एलिमिनेट कर रहे हो जानबूझ के। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि अगर कोई ऐसे सिर्फ नाम में छोटी मोटी एरर है तो उसको तो छोड़ ही दो, ऐसे लोगों को तो नाम वोटर लिस्ट में होना ही चाहिए। और ये कैसा रूल हुआ, इंडिया जैसा देश जहाँ पे चाइल्ड मैरिज होती है तो वहाँ पे ये मतलब ये जो क्राइटेरिया है कि 15 साल से कम का डिफरेंस नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए आपको है ना कुछ और भी क्राइटेरिया लेने पड़ेंगे। प्लस आप देखोगे 6 से ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो एक पेरेंट से मैप नहीं हो सकते, ऐसा क्या क्राइटेरिया हुआ। तो उस पर तो सुप्रीम कोर्ट गुस्सा ही कर गया, ये क्राइटेरिया कौन निकाल रहा है, इसकी सैंक्टिटी क्या है, ये कौन से एक्ट से आते हैं, इनकी कोई वेटिंग हुई है क्या, या ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो ये कहाँ से आ रहे हैं नए नए, है ना, क्राइटेरिया। तो ये चीज़ उन्होंने भी पूछी है। प्लस एक चीज़ उन्होंने और बोली है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो वैलिड हो सकते हैं एसआईआर के, उसमें लिख रखा है कि बच्चों का जो मार्कशीट होता है वो ले लो। पर वेस्ट बंगाल का जो एजुकेशन बोर्ड है वो बेसिकली मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखता, वो एडमिट कार्ड पे लिखता है। तो उन्होंने बोला इसको भी जोड़ दो, क्योंकि अगर एडमिट कार्ड भी आया है तो कहीं ना कहीं टैसिट एक्सेप्टेंस है कि आप वहाँ पे रहते हो, है ना। तो वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है। और जो उन्होंने बोला है कि जिनको भी डिस्क्रिपेंसीज के नोटिस आए हैं उनको एक एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने आप को रिप्रेजेंट करने की, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए। इसमें जो बूथ लेवल एजेंट्स है वो भी आप देखोगे इन लोगों का साथ देंगे। स्टेट गवर्नमेंट को भी पूरा टेक्निक बनाना पड़ेगा कि कैसे ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस लेंगे, और इनको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पे रिसीट भी देनी पड़ेगी कि आपका ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ है, ताकि इलेक्टर्स को पता रहे कि हाँ उस पर काम चल रहा है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और जिनके भी नाम में डिस्क्रिपेंसीज की वजह से लाए जा रहे हैं इनको ब्लॉक, तालुका, पंचायत लेवल पे सब जगह रिलीज़ किया जाएगा ताकि सबको पता रहे कि क्या दिक्कत है। फिर आप देखो एक आर्टिकल आया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड पे। होता क्या है आपको पता है, पिछले 2-3 सालों से सरकार कोशिश कर रही है कि जितने भी लॉज बनते हैं उनको डीक्रिमिनलाइज किया जाए। डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब क्या होता है
कि अब से आपको फांसी या ऐसी कोई जेल टर्म नहीं होगी अगर आप ये इन एक्ट को फॉलो नहीं करते हो। एनवायरमेंट रिलेटेड जो एक्ट्स होती है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, इसमें कोई चीज़ है आपको फॉलो करनी है, आप फॉलो नहीं करते हो तो पहले आपको जेल वेल हो सकती थी। अब उन्होंने बोला कि जेल वेल छोड़ो क्योंकि एक व्यापारी है तो आपके ऊपर फाइन्स लगेंगे, और फाइन्स का जो अमाउंट होता है वो बढ़ा दिया, 10,000 से लेकर 50 लाख तक का फाइन कर दिया। पर ये फाइन्स इकट्ठे कहाँ पे होंगे, तो इसके लिए आप देखोगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड बना था और अब सरकार ने इसके रूल्स भी जारी कर दिए हैं। तो इन रूल्स के तहत जैसे अपना कंपा फंड नहीं है, कैंपा फंड के अंदर क्या होता है कि 75 नहीं 90% जो पैसा होता है, 75 था 25 होता है, एक बार चेक करना। आई थिंक कैंपा में, एक मिनट, ये 90:10 ही रहता है। 90% जो फंड्स होते हैं वो स्टेट को जाते हैं और 10% ही आप देखोगे सेंटर वाला जो कंपा बनता है, नेशनल कॉम्पनसेटरी एंड एफॉरेस्टेशन प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, या फंड जो होता है उसमें जाता है। वैसे ही आप देखोगे इन्होंने इसमें क्या करा है, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड में, वैसे तो ये पूरा फंड जो होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर बनाया जाएगा और उसके बाद आप देखोगे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में ट्रांसफर किया जाएगा स्पेसिफिक नाम से। यहाँ से क्या होगा, 75% फंड स्टेट्स को दिया जाएगा और 25% फंड सेंटर अपने पास रखेगी। इस फंड्स के थ्रू सेंटर क्या क्या कर सकती है, बेसिकली एक तो कोई भी एक्टिविटी को अगर इसके अंदर नोटिफाई करना है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड से की जा सकती है तो ये जो होंगे अपने मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट वो इसमें रेकमेंड कर सकते हो, उसका ये प्रॉपर्ली मैंशनड है। दूसरा, जैसे कोई कोर्ट केसेस वगैरह होते हैं, लीगल केसेस होते हैं इससे रिलेटेड, उसमें जो खर्चा होगा वो भी आप इनसे कर सकते हो, ठीक है। प्लस आप देखोगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं कोई भी चीज़ करने के लिए वो भी हो सकता है, लेकिन वो 5% ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो भी फंड्स आपके पास अवेलेबल है फाइनेंशियल ईयर में। इसमें आप क्या कर सकते हो, एनवायरमेंट के मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग, इक्विपमेंट्स का हम रिसर्च वगैरह हो जाएगा, लेबोरेटरीज का अपग्रेडेशन हो जाएगा, एनवायरमेंट डैमेजेस जो होते हैं उसका रेमेडिएशन हो जाएगा, ठीक है। वो सब आप देखोगे इसके अंदर कवर्ड है, ओके। और ये जन विश्वास एक्ट का ही पार्ट है जहाँ पे हमने पेनल्टीज जो होती है वो बढ़ा दी, पर हमने पूरी चीज़ों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। फिर आते हैं एक बहुत अच्छी न्यूज़ पे कि डिस्कॉम्स जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं फाइनली आप देखोगे वो प्रॉफिट दिखाई हैं। एक्चुअली इंडिया में क्या होता है, जो आपकी बिजली घरों में आती है उसमें आपको पता है कहीं तो उत्पादन होता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे उत्पादन हुआ तो वहाँ पे एनटीपीसी जैसी कंपनीज डोमिनेट करती हैं। और फिर होता है आपका बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लंबे लंबे, तो आपको पता है ना बीच में आप जाते हो जैसे ट्राइंगल जैसे टावर बने होते हैं उसमें से ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी की लाइन्स जा रही हैं, तो ये होता है ट्रांसमिशन। और फिर आप देखोगे जैसे ही आपके शहर तक आ गए तो वहाँ से कोई कंपनी होती है जो पूरे शहर में बिजली डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है, मीटर्स वगैरह के थ्रू। तो जनरली क्या होता है, जो अपना ये बनाने वाला है प्रोडक्शन वाला पार्ट है वो तो एनटीपीसी या ऐसी कोई सरकारी कंपनीज के पास है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें अगर आप देखोगे थर्मल पावर प्लांट्स, तो आपने कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट्स का भी नाम सुना होगा। ये वो पावर प्लांट्स हैं जिसमें जो कोयला वगैरह आता है वो किसी जिसकी कंपनी का पावर प्लांट है उसी की बेसिकली कोयले की खदान से आता है, उसको बोलते हैं कैप्टिव पावर प्लांट्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जैसे रिलायंस, अडानी, ये सब भी आप देखोगे खुद की पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर और इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज होती हैं इसी को अपन डिस्कॉम्स बोलते हैं, ठीक है। जनरली डिस्कॉम्स जो होती हैं वो प्राइवेटाइज्ड, जनरली वो आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, जैसे जेवीवीएनएल वगैरह हो जाएगा। पर हैविंग सेड दैट आपको पता है अडानी पावर, रिलायंस पावर ये सब भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ भी इसमें एग्जिस्ट करती हैं। अब डिस्कॉम जो ये सरकारी वाली थी ना, ये मेजर लॉसेस के अंदर थी और फाइनली इतने सालों बाद आप देखोगे उन्होंने प्रॉफिट शो किया है, क्योंकि हमने पावर डिस्कॉम्स वाले सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस और रिफॉर्म्स करे हैं। जैसे आप देखोगे उदय स्कीम लाई थी जिसके अंदर इनके जो डेट्स वगैरह होते हैं वो इक्विटी के फॉर्म में बॉन्ड्स बना के सरकार ने खरीद ली और इनको थोड़ा सा राहत दे दी। वैसे ही आप देखोगे कि अभी क्या करा है इंडिया में, पहले एनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है, एंड ये वाले AT&C चार्जेस जो होते हैं, सॉरी, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल मतलब अगर आप ट्रांसमिशन जब करते हो, मैं इसलिए इसको ट्रांसमिशन बोल रही थी क्योंकि ट्रांसमिशन जब करते हो तो जो आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इतना लंबा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के इस तार के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जब आप भेजते हो तो इसमें जो कॉस्टिंग जा रही है, ठीक है। प्लस आप देखोगे जो लीकेज हो जाएगा, AT&C एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज जो होते हैं यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट करने में, ठीक है, वो पहले 20-25% थे, अब आप देखोगे 13-14-15% के आसपास आ गए, तो 10% का रिडक्शन हुआ है, तो इसलिए आप देखोगे ये कंपनीज को फ़ायदा हुआ है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो कॉस्ट और रेवेन्यू का रेशियो था पहले बहुत गड़बड़ था, कॉस्ट ज़्यादा थी, रेवेन्यू कम था, कुछ 0.6-0.7 के आसपास, लेकिन अभी ये 0.06 हो गया है पर किलोवाट। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इतनी मतलब इसका मतलब ये है कि हमने जो रिफॉर्म्स लिए थे वो सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अब अपन लास्ट के 2 आर्टिकल्स रह गए हैं, वो है बेसिकली फार्म से रिलेटेड। तो एक तो मेरे फेवरेट अशोक गुलाटी जी का आर्टिकल है जिसमें वो सब्सिडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी एक तरीके से गवर्नमेंट का
सपोर्ट मैकेनिज्म होता है जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट से कम दामों में किसी को प्रोवाइड करना चाहते हो। अब इंडिया में आपको पता है कि जैसे फार्मर्स होते हैं, हमारे यहाँ पे मेजर सब्सिडी है एग्रीकल्चर में। जैसे टोटल मिला के अगर मैं सब्सिडीज़ बोलूँ तो इंडिया हर साल कुछ 3.5 लाख करोड़ की, या बजट जो हमारा होता है जो 50 लाख करोड़ से ऊपर का है, तो उसमें 8% जो होता है हमारे बजट का वो करीबन सब्सिडीज़ में जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जो सब्सिडी होती है वो तो फूड की सब्सिडी है। फूड की सब्सिडी मतलब जो आपको सस्ते दामों में सरकार गरीबों को खाना प्रोवाइड करती है। जैसे आपको पता है 3 रुपये में चावल, 2 रुपये में गेहूँ और 1 रुपये में कोर्स सीरियल्स, ठीक है, मोटा अनाज। तो सरकार देती है ना, पीडीएस के अंदर, एनएफएसए के अंदर जो बेनिफिशियरी होते हैं, लाभार्थी होते हैं, उनको मिलता है। फिर नेक्स्ट जो होती है वो होती है फर्टिलाइजर सब्सिडी। फर्टिलाइजर मतलब जो आपको यूरिया में 50% सब्सिडी मिल रही है, मतलब यूरिया का पैकेट अगर 100 रुपये का है तो आपको 50 रुपये मिल जाता है। या फिर बाकियों के लिए जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम चल रही है, ठीक है, तो उसमें भी सरकार पैसा खर्च करती है। और तीसरी होती है इसमें फ्यूल। जैसे पहले आप देखोगे, आप है ना, केरोसिन का तेल हो गया, एलपीजी वगैरह हो गया, ये सब आप सब्सिडाइज फॉर्म में प्रोवाइड करते थे, लेकिन अभी तो आपको पता है कि सब कुछ आपको मार्केट रेट पे मिलता है, ठीक है। तो ये फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सब्सिडी मिला के 3.5 लाख करोड़ हो जाएगा, जिसमें से फूड फूड अकेली 2.5 लाख करोड़ के आसपास की सब्सिडी है। और इसमें सबसे बड़ी जो नेक्स्ट सब्सिडी आती है वो करीबन 1.7 लाख करोड़ के आसपास की आप देखोगे, वो तो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, जो एग्रीकल्चर का अपना बजट होता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अशोक गुलाटी साहब है ना, वो फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात कर रहे हैं और वो फूड सब्सिडी की बात कर रहे हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इतने रिफॉर्म्स हुए, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो गरीबी है वो कम हुई है। वर्ल्ड बैंक की गरीबी की रेखा पहले $1.9 पर डे थी, फिर ये बढ़ के $2.1 हुई थी, और अब ये बढ़ के आज के ज़माने के हिसाब से $3 है, जो मिनिमम बेसिक है। अगर इसके नीचे अगर आप हो तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हो, ठीक है। अब ये अगर अपन देखें और कोई $5 के आसपास कमा रहा है, $5.5, तो वो ठीक ठाक इनकम में रह रहा है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे 4.2, सॉरी 5.5 नहीं, 4.2, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंडिया में $3 पर डे वाले तो बिल्कुल भी है ही नहीं, सिर्फ 5% ही लोग रह गए हैं। और अगर आप $4.2 भी देखोगे तो उसके भी 24% है, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन आप देखोगे करीबन 150 करोड़ के आसपास मान लो, उसका 24% कितना होगा, 24 × 15, ठीक है। तो 100 और 5 का हो जाएगा 5 2 10 12 12 120, ठीक है, तो मतलब 220। तो लगभग आप देखोगे 22 करोड़ के आसपास, है ना। इतने लोगों को ही राशन मिलना चाहिए था, है ना, चाहे फ्री या सब्सिडाइज फॉर्म में। लेकिन हमारे यहाँ पे करीबन 50 से 55 करोड़ फैमिलीज जो है वो राशन पे डिपेंडेंट है। तो ये किस मतलब, इसका मतलब तो हुआ ना कि गलत लोगों को राशन जा रहा है, रेवड़ी की तरह बट रहा है, सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। जब हमारे यहाँ पे इतने सारे आपके पॉइंट ऑफ सेल मशीन आ गए, फेयर प्राइस शॉप्स वगैरह आ गए, ठीक है, तो फिर आप देखोगे ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा जो इकोनॉमिक कॉस्ट है फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ का या फूड सब्सिडी का वो बढ़ रहा है, जबकि आप देखोगे गरीबी तो कम हो रही है। प्लस आप देखोगे इस साल आपको पता है फूड का इन्फ्लेशन बहुत कम था, बस दाल और इन सब के प्राइसेस जो थे 10-10 से 30-30% गिर गए थे। तो ऐसे टाइम पे आपको फार्मर्स को उल्टा और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ पे आपको पता है कि क्रॉप देख के डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। जैसे राइस की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे यहाँ पे राइस ओवरफ्लो हो रही है, ठीक है। ओपन प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, सरकार प्रोक्योर करती है क्योंकि उसको पीडीएस, एनएफएसए और इमरजेंसी बफर स्टॉक इन सब के लिए मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। प्लस आप देखोगे कि हमारे यहाँ राइस पे एमएसपी चलती है, तो क्या जो फार्मर है वो भी वही प्रोड्यूस करता है ये सोच के कि कम से कम ये क्रॉप सरकार तो खरीद लेगी। पर हमारे यहाँ पे जो भी सब्सिडी का स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, इवन जो पीडीएस में भी आपको गेहूँ, चावल और ये सब भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारे यहाँ पे सब्सिडी जो है वो क्रॉप न्यूट्रल नहीं है, जबकि होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्योंकि सब्सिडी आप देखोगे उसमें से राइस, व्हीट और शुगर केन में मिलती है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी उसी का हो रहा है, ठीक है। फूड सब्सिडी मैंने आपको बता ही दिया, 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास आती है अकेली, 8% ऑफ द बजट हो जाएगा। और फूड सब्सिडी क्या होती है कि भाई सरकार ने सपोज करो एमएसपी पे किसी फार्मर से राइस ली, ठीक है, उसके बाद इसको स्टोर किया, ट्रांसपोर्ट किया, डिस्ट्रीब्यूट करा और सरकार तक पहुंचाया, स्टेट गवर्नमेंट तक। इसका जो खर्चा होता है, ठीक है, राइस खरीदने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक का करीबन 40 से 45 रुपये पर किलो हो जाता है, ठीक है। लेकिन सरकार क्या करती है, एनएफएसए के अंदर और पीडीएस वगैरह में आप देखोगे 3 रुपये चावल, 2 रुपये गेहूँ और 1 रुपये मोटा अनाज में बेच देती है। तो ऑब्वियसली जो बाकी 35-36 या 39 रुपीज़ है वो तो सरकार को नुकसान हो रहा है, इसी को अपन सब्सिडी बोलते हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे कि इंडिया में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक्चुअली बाकी जगहों पे क्या होता है, फूड वाउचर्स मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप है ना सब्सिडी देने की बजाय फूड में आप लोगों को वाउचर देते हो ताकि वो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, न्यूट्रिशन के हिसाब से वो चीज़ें खरीद सके। अब क्योंकि हम आप देखोगे कि कंपलसरी कर दिया कि आप राइस, व्हीट को मोटा अनाज ही खरीदोगे, तो इस वजह से क्या होता है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम आ रही है।
है ना, क्योंकि उनके पास अगर कुछ और होता, हो सकता है वो मिल्क खरीद लेते, हो सकता है प्रोटीन्स का कुछ खरीदते, ऑयल सीड्स खरीदते, पल्सेस खरीदते, एग्स खरीदते, लेकिन अब वो सिर्फ व्हीट और राइस ही खरीद रहे हैं। ठीक है, फिर वैसे ही आप देखोगे फर्टिलाइजर सब्सिडी भी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा 1-1.5 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ये मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपको पता है फर्टिलाइजर्स हम लोग एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे फील्ड्स को 4:2:1 के रेशियो में एन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस और पोटेशियम चाहिए, तो हम 8:4:1 डाल रहे हैं। इससे एक तो बहुत सारा फर्टिलाइजर जितना हमारे प्लांट्स को चाहिए उससे ज़्यादा डाल रहे हैं, तो कुछ तो कंटामिनेट हो जाएगा, कुछ ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, कुछ आप देखोगे लीचिंग यूट्रोफिकेशन वगैरह करेगा, कुछ आप देखोगे ग्रीन हाउस गैसेज निकालेगा, मतलब एक्स्ट्रा पड़ा पड़ा है तो वो नुकसान ही करेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है जो हम बेसिकली सब्सिडीज़ जो हमारी फर्टिलाइज़र या फूड में चलती है उनको देख के हम कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर एक ये लास्ट आर्टिकल है कि आपको पता होगा अभी लास्ट ही मंथ मैंने एक आर्टिकल सुनाया था जिसमें बताया था कि कैसे हमारे जो शिवराज सिंह चौहान है, जो अर्लियर आपके मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी थे और अभी आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के वो मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने बोला था कि इंडिया ने चाइना को पीछे पछाड़ दिया है 2 चीज़ों में। एक तो कि इंडिया चाइना से सबसे ज़्यादा पॉपुलस देश बन चुका है पॉपुलेशन वाइज, और दूसरा आप देखोगे राइस के उगाने में, तो चाइना का प्रोडक्शन 148 के आसपास था, इंडिया का 150 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास हो गया, जो अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। ठीक है, अब राइस उगाने के साथ चैलेंजेस भी बहुत आते हैं, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ जो राइस की ईल्ड है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। जैसे पंजाब में इरीगेशन और ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो राइस की जो खेती होती है वो 4,000 किलो पर हेक्टेयर आराम से दी जाती है। वहीं अगर आप बिहार और यूपी वगैरह में जाओगे तो हो सकता है ये 2,000 किलोमीटर ही 2,000 kg ही रह जाए। ठीक है, एक मिनट। नहीं नहीं, इसके बाद 1-2 आर्टिकल्स और रह गए हैं, सॉरी सॉरी, वो पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो एक तो आपका ये हो गया, ठीक है। प्लस आप देखोगे 1 किलो राइस उगाने के लिए कम से कम आपको 5 से 10 किलो पानी इजीली लग जाता है। 2 से 3 टन है या 5 से 10 किलो है। एक मिनट। हुँ। हाँ, 1 से 3 टन ऑफ राइस में लग जाता है। टन मतलब 1000 से 3000 किलो लग जाता है। तो इतनी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ये, तो इसलिए आप देखोगे पानी बहुत तेज़ी से खराब हो जाता है, ठीक है? ग्राउंड वाटर भी कम पड़ जाता है, कंसंट्रेशन जो होता है पोल्यूटेंट्स का वो बढ़ जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है राइस के साथ। प्लस आप देखोगे जैसे राइस की जो हमारे यहाँ पे क्या होता है, सरकार क्योंकि ओपन प्रोक्योरमेंट कर रही है, खरीदी जा रही है, तो इस वजह से क्या होता है हमारे बफर स्टॉक में अगर सपोज़ 35 मिलियन मतलब 27, 37 और 7 45 मिलियन मेट्रिक टन्स चाहिए, तो हमने 75 मिलियन मेट्रिक टन्स भर के रखा हुआ है। ठीक है, और जितना हमें चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा मैंडेट कर रखा है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि गवर्नमेंट क्या करती है, पहले तो बहुत सारा इकट्ठा कर लेती है एमएसपी के नाम पे, और फिर उसके बाद उसको ओपन मार्केट में बेचती है ना। प्लस आप देखोगे इथेनॉल बनाने के लिए भी राइस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसमें से भी प्रोक्योरमेंट जो हो रहा है वो 2-3 स्टेट्स में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए और एमएसपी जो है बाकी सारी क्रॉप्स की छोड़ो, राइस में क्योंकि ओपन प्रोक्योरमेंट है, शॉर्ट है, तो एमएसपी उसमें मिलना भी वाजिब है। तो कहीं ना कहीं जो ये पैडी उग रहा है इससे हमारे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का जो पूरा किस्सा है वो ख़त्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे हमें वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी इसकी तरफ भी जाना पड़ेगा, है ना, और इंश्योर करना पड़ेगा कि बाकी क्रॉप्स जो हैं वो भी उगाई जाएँ, ताकि इंडिया को इनको इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। अब है ना, एक डिजिटल अरेस्ट के आपको पता है केसेस आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है, आपको डिजिटल ही अरेस्ट कर लेते हैं। डिजिटली अरेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि फिजिकली अरेस्ट करते हैं तो आपके ऊपर हथकड़ी बांधते हैं और आपको लॉकअप में बंद कर देते हैं। डिजिटल अरेस्ट का मतलब है फिजिकल हथकड़ी नहीं बांधी है, लेकिन आपको इस तरीके से अपनी बातों में उलझा लिया है कि आप बस ऑन स्क्रीन पे आप चिपके रहोगे और आपको एक तरीके से अरेस्ट कर लिया है। इसमें क्या होता है कि कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, एंटी नारकोटिक ब्यूरो या करप्शन ब्यूरो वहाँ से बताते हैं कि हम कुछ बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे आपकी जो एआई को यूज़ करके वो वॉइस जो होते हैं वो बदल देते हैं और फिर बोलते हैं कि आपका बेटा हमारी गिरफ्त में है, गंदे काम करते हुए पकड़ा गया है, इसको सीरियसली लेना और आप इतने इतने पैसे ट्रांसफ़र करो, हम तुरंत छोड़ देंगे, आपके नाम का एक पार्सल आया फलाना ढिमका। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, 3,000 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हो गया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उसको कॉग्निजेंस मिली और सीबीआई को भी बोला भाई आप इस पर जांच करो। सरकार ने भी इंटर डिपार्टमेंट कमेटी बनाई है ताकि देख सके कि इसका क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए अब आप देखोगे सरकार बोल रही है कि कुछ रिफॉर्म ला सकते हैं। पहला कि जैसे ये जो फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं उसके लिए इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और जैसे ही इंश्योरेंस आएगा तो बैंक्स जो होंगी वो भी ज़्यादा सतर्क हो जाएंगी, क्योंकि अब वो भी हो सकता है कि लाइबल हो पे करने के लिए, क्योंकि उन्होंने आप देखोगे ढंग से निगरानी सिस्टम भी बना रखे हैं साइबर प्रोटेक्शन या मतलब कंज्यूमर्स को वो प्रोवाइड करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और दूसरा क्या होता है, एक किल स्विच टाइप का सिस्टम बना लो कि जैसे भी आपको लगे आपके सिस्टम को कि ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके अकाउंट से अगर पैसे जा सकते हैं, तो तुरंत आप देखोगे किल स्विच दबा दो, ताकि वो जो अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सारे ब्लॉक हो जाएं। प्लस अब एक ऐसा मैकेनिज्म हो कि जैसे ये अमाउंट छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए ताकि आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओ, ये तुरंत उस चीज़ को रोक दें। तो ऐसे कुछ तरीके बताए जा रहे हैं डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए, देखते हैं हम कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाते हैं।
फिर एक बड़ी न्यूज़ है तमिलनाडु और केरला से, तो वहाँ पे भी आपको पता है असेंबली का एक तो साल का जो पहला सेशन होता है और एक जो आप देखोगे बजट का पहला सेशन होता है। उसमें जनरली क्या होता है, जो जैसे सेंट्रल लेवल पे तो आपका प्रेसिडेंट हो गया और स्टेट लेवल पे गवर्नर हो गया, वो ही एड्रेस करते हैं दोनों हाउसेस को, है ना। तो यहाँ पे भी वही हुआ था, केरला और तमिलनाडु की असेंबली जब कन्वीन हुई तो गवर्नर का एड्रेस था, लेकिन गवर्नर ने वो स्पीच के बीच में एक, जैसे तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि, जिनकी वजह से वो पूरा केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने तो आप देखोगे स्पीच खत्म करने से पहले ही नाडू का जो एंथम है वो ही खत्म होते ही आप देखोगे वो वहाँ से चलेगा, ये कह के जो स्पीच थी वो आउटरेजियस थी, उसमें गलत गलत चीज़ें बता रखी हैं, जो सही सही चीज़ें थी वो लिखी नहीं है, मिस स्टेटमेंट्स है, फैक्ट्स पूरे उल्टे नीचे करेगा, या सेंटर के खिलाफ भड़काऊ मैसेज क्या रखा है। प्लस आप देखोगे अलार्मिंग जो राइज हो रहा है सुसाइड्स का, ड्रग अब्यूज़ का, वायलेंस का, यूथ की डेथ का, दलित्स के अगेंस्ट अट्रॉसिटीज़ का, वो तो बताया ही नहीं गया है, और कुछ भी उल्टे सीधे फिगर दिए हैं। केरला में भी ये हुआ, वहाँ के जो गवर्नर हैं बेसिकली उन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई स्पीच थी, जो उसमें कुछ कुछ भाषाएं सेंटर के अगेंस्ट थी, वो उन्होंने देने से ही मना कर दिया और वो वॉकआउट कर गए। इसके बारे में हम कल परसों पढ़ेंगे, जब इस पर आप देखोगे और भी आर्टिकल्स आएंगे। फिर एक AI समिट आपको पता है नेक्स्ट ईयर फरवरी में इंडिया में होने वाली है, और ये समिट हो उसके पहले आप देखोगे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग AI और एथिक्स की बात करें। मैं इसका आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करो एक AI ड्रिवन कार है, जिसको अपन लोग बोलते हैं ना ड्राइवरलेस कार है, वो है, और उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब उस केस में, है ना, कुछ भी गलती रही हो तो फिर प्रॉब्लम किसकी होगी? सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी की होनी चाहिए, जो बंदा इस ड्राइव कार में बैठा है उसकी होनी चाहिए कि उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, या आप देखोगे AI टूल की। वैसे ही आपने क्या करा, एक डेटा, एक सिटी का इसमें क्राइम डेटा फीड किया और बोला कि इसको सॉल्व कैसे करें, और AI हो सकता है अपने एल्गोरिथम के बेसिस पे आपको ये बोले कि इसमें से आप 50% पॉपुलेशन को खत्म कर दो तो अपने आप क्राइम आधा हो जाएगा। तो AI क्या है, हर बार लॉजिकल डिसीजन नहीं देता, AI जो है इमोशनल होकर नहीं सोच सकता, और AI क्या होता है खुद ही बहुत सारे बायसेस है, क्योंकि वो जिस डेटा सेट पे ट्रेन किया जा रहा है उसके बायसेस भी आते हैं। ये वुमेन, डिसेबल्ड, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, कास्ट बेस्ड, है ना, लिंग्विस्टिक, एथनिसिटी, इन सारे ग्रुप्स को आपको साथ में आना पड़ेगा, ताकि इनसे एसोसिएटेड अगर कोई मतलब बायस है तो वो आपके डेटा सेट में वैसे ही ना आए। ठीक है, तो एथिक्स की बात होनी चाहिए, क्योंकि AI जो है वो ह्यूमन राइट्स के जो होते हैं, प्रिवेसी के, इक्विटी के, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के, डिग्निटी के, वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कास्ट डायनेमिक्स, जेंडर डायनेमिक्स, डिसेबिलिटी, रूरल अर्बन डिवाइड, ये सारी चीज़ें उसको समझनी चाहिए, ताकि वो ऐसा कोई भी बायस ना कर सके जब भी वो रिजल्ट दे। ठीक है, प्लस आप देखोगे कि इसमें जो आपका ट्रेनिंग डेटा होता है, जैसे कोई भी AI सिस्टम जब बनता है, वो ये बोल रहे हैं उतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि आपने इस डेटा को कहाँ पे ट्रेन किया है, क्या इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस है, क्या ये आप देखोगे हेल्प करेगा, कौन से पॉइंट ऑफ ग्रीवेंस क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए, ताकि आप इजीली इसको एथिकल बना सको। प्लस आप देखोगे जो कम्युनिटी का कंसेंट है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए किसी भी डेटा के लिए, ताकि आप उसको प्रोटेक्शन कर सको, है ना। प्लस आप देखोगे जो कम्युनिटीज़ है, जो बॉडीज़ इस लीगली मैंडेटेड हैं इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, ताकि वो कंसेंट के बनाए कुछ ना कर सकें। प्लस आपकी क्लियर लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस्टेब्लिश होनी चाहिए AI सिस्टम में, ताकि अगर किसी को हार्म होता है तो कौन उसको रिकोगनाइज करेगा, कौन पैसे देगा, कौन आप देखोगे उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, एंड प्लस आप देखोगे एक इंडिपेंडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल एथिक्स कमेटी बननी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप ओवरसाइट हमेशा रखोगे और एल्गोरिथम्स वगैरह को चेंज करने की कोशिश करोगे, ताकि वो ह्यूमन राइट्स को भी फॉलो करें। ओके, तो काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल था, एक टेक था बेसिकली एथिक्स इन AI को लेके। फिर हिमाचल प्रदेश, आपको पता है इंडिया में एप्पल जो होते हैं जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, है ना। और अभी आपको पता है इंडिया न्यूजीलैंड का FTA भी हुआ था, उसके अंदर बेसिकली इंडिया ने कुछ सेक्टर्स खोल दिए जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वाले, वैसे न्यूजीलैंड ने भी कुछ कुछ खोल दिए। तो इंडिया जो है उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पे जुलाई से नवंबर के बीच में हाँ एप्पल जो होते हैं उनकी खेती होती है, पर फिर दिसंबर से लेकर मई या जून तक का जो टाइम होता है वो हमारे यहाँ पे लीन सीजन है, और वहाँ पे क्योंकि न्यूजीलैंड में उस टाइम समर्स होती है, तो वहाँ पे आप देखोगे, सॉरी विंटर्स होगी, जब हमारे यहाँ समर्स होगी तो वहाँ पे आप देखोगे ईजिली एप्पल का हार्वेस्टिंग सिस्टम बनता है। अब हमने अपन ने FTA कर लिया, तो उस लीन सीजन में जहाँ पे हमारे खुद के एप्पल्स जो स्टोर स्टोर कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह से निकल के मार्केट में आते थे, अब उसकी जगह न्यूजीलैंड के फ्रेश एप्पल्स आएंगे, तो उस वजह से मार्केट फ्लड हो जाएगा और हमारे फार्मर्स को नुकसान होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है फार्मर की और हिमाचल प्रदेश की इकनॉमी का, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि इम्पोर्ट्स जो है उसको प्लीज़ बंद किया जाए। ठीक है, ये पूरा मैटर था एप्पल से रिलेटेड, और इसी के साथ हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस ख़त्म होता है। देख लो, मैंने आपसे कहा था ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 3 दिन की, वो मैंने वीडियो में करवा दी, और अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि भाई बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो मैं वैसे भी उसको स्प्लिट कर देती हूँ। अब वैसे ही जो नेक्स्ट 3 दिन का न्यूज़पेपर है उसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, वो एक साथ अपन ले लेंगे, तो आप फिर से ऑन ट्रैक आ जाओगे। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्ट्स का भी वीडियो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, हमने 5 ट्रांसक्रिप्ट्स का तो एनालिसिस कर लिया है, पर हम लोग देखते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा, एक बार एक ट्रायल बेसिस पे 5 ट्रांसक्रिप्ट डाल देते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि अपन और कितनी ट्रांसक्रिप्ट
ट्रांसक्रिप्ट डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि हम सिर्फ वो डिस्कस नहीं कर रहे जो ट्रांसक्रिप्ट में पूछा गया है, उसके इर्द गिर्द का जो चीज़ें हैं ना वो भी अपन कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो फीडबैक ज़रूर देना, यही एक मोटिवेशन है। और भी कुछ हमसे एक्सपेक्टेशंस है तो बता देना, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। एंड थैंक यू।